हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एंड ऑफ वर्ल्ड के एपिसोड 141 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था किन बेहोश हो चुका है क्योंकि वहाँ पर डेड किंग होता है। डेड किंग अपनी इल्यूजन के अंदर किंग को फंसा लेता है और किन वहीं पर बेहोश है, जबकि बाकी के सभी लोग उस डेड किंग से फाइट करने की तैयारी कर रहे हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में किन की इल्यूजन को दिखाया जाता है। किंग बेहोश होने के बाद अपनी इल्यूजन के अंदर होता है, वो एक दूसरी दुनिया के अंदर होता है जहाँ पर बारिश हो रही होती है। वो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। किन कहता है पर ना तो ओलेक है, ना ही मेरा फ्लावी है और ना ही वो लड़की हिटोमी है। मुझे लगता है कि मैं किसी इल्यूजन में फंसा हुआ हूँ। लेकिन फिर साथ ही वो कहता है क्या पता हो सकता है कि ये कोई रियल हो, मैं जहाँ पर वाकई में अपनी जाऊजू को देख पाऊँ। और वो फिर से आगे की तरफ बढ़ना शुरू करता है। वहीं पर आगे बढ़ते हुए उसे एक गुफा दिखाई देती है। उस गुफा के अंदर जाऊजू बैठी होती है। जाऊजू अपनी आग जलाकर वहाँ पर खाना पका रही होती है। किन उसे देखता है और उसका नाम पुकारता है और उसे कहता है जाऊजू क्या तुम वाकई में जिंदा हो। वो भागता हुआ उसके पास जाता है, उसके पास ही जाकर बैठ जाता है और कहता है जरा मेरी तरफ देखो, तुम्हारा भाई तुम्हें बचाने के लिए आया है। लेकिन जाऊजू ना तो उसकी बात सुन पा रही होती है और ना ही उसको देख पा रही होती है। किन वहीं पर बैठकर उसे बार बार कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरी तरफ देखो। लेकिन जब जाऊजू उसकी बात को इग्नोर करती है तो वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देता है और कहता है तो वाकई में सिर्फ एक इल्यूजन है। इसका मतलब जाऊजू मर चुकी है। लेकिन डाउजी ने तो कहा था कि हम दोनों की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है और हमारी किस्मत में अभी मरना नहीं लिखा हुआ। लगता है कि डाउजी ने गलत हिसाब लगाया था। वहीं पर रोते हुए उसके आंसू जमीन पर गिर जाते हैं। वो कहता है जिसने भी मेरे साथ ये मजाक किया है, जिसने मेरी इस फैंटेसी को बर्बाद किया है, मैं उसको नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि उसने जाऊजू को इस इल्यूजन में डालकर बहुत ही बुरा काम किया है। किन वहीं पर खड़ा होकर जाऊजू से कहता है मैं तुम्हें यहीं पर खड़ा होकर हमेशा के लिए देख सकता हूँ, लेकिन अभी बाहर मेरे दोस्त हैं जो कि किसी बहुत बड़े मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं, इसलिए मुझे उन्हें बचाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। फिर साथ ही किन वहीं पर अपनी आंखें बंद करता है और कहता है मुझे उठकर बाहर जाना पड़ेगा। किन वहाँ से गायब हो जाता है जबकि जाऊजू का खाना पक जाता है। जाऊजू कहती है मेरा खाना पक गया। साथ ही उसे सामने वो गिरे हुए आंसू के कतरे दिखाई देते हैं। वो आगे बढ़ती है, उसको टच करती है और कहती है मुझे अचानक से इस तरह उदासी क्यों महसूस हो रही है। यहाँ पर ये इल्यूजन खत्म हो जाती है और हमारा किन भी अपने ख्वाब से बाहर निकल आता है, जहाँ पर हिटोमी पहले से फाइट कर रही होती है। हिटोमी और दोनों गोल्डन बीस्ट डेड किंग के साथ फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन डेड किंग उनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से उन्हें पटक पटक कर मार रहा होता है। डेड किंग उनसे कहता है तुम तीनों मिलकर भी मुझे यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम तीनों ने मुझे थोड़ा सा डैमेज पहुंचाया, उतना तो मैं फटाफट से हील कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास सेक्रेट एलिमेंट है जिसकी मदद से इमोर्टल हूँ, तुम मुझे मार नहीं सकते। ओलेक हिटोमी से कहता है तुम दोबारा से क्या इसका बैरियर तोड़ सकती हो। हिटोमी से कहती है नहीं, मैं दोबारा से इसका बैरियर नहीं तोड़ पाऊंगी। डेड किंग उनसे कहता है तुम्हें यहाँ पर दोबारा कोशिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सभी लोग यहीं पर मरने वाले हो। और वो अपने टेंटिकल को आगे बढ़ाकर किन की गर्दन में लपेट लेता है और किन को ऊपर उठाकर उनसे कहता है यहाँ पर मैं तुम सभी लोगों को मारने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले इस लड़के की बॉडी काफी ज्यादा अच्छी है, इसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा गोल्डन ब्लड लाइन वाला ब्लड है, तो इस ब्लड को मुझे अपने लिए चाहिए। तो किन की बॉडी को अपने टेंटिकल में लपेटने के बाद वो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और अपनी लंबी जुबान को निकालकर किन की बॉडी के अंदर दंसाने लगता है। जैसे वो अपनी जुबान को किन के कंधे के अंदर दंसा देता है, उसी वक्त किन की आंखें भी खुल जाती है। हिटोमी भी ये देखकर काफी हैरान होती है कि किन तो जाग गया है। डेड किंग किन को जागा हुआ देखकर कहता है चलो ठीक है तुम जाग गए हो, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि मैंने तुम्हारे ब्लड को पीना शुरू कर लिया है। लेकिन तुम्हें यहाँ पर जागना नहीं चाहिए था, तुम्हें उन्हीं हेलुसिनेशंस में ही रहना चाहिए था, ताकि तुम्हें पता न चलता कि तुम्हारी मौत कैसे हुई है। तो किन उसकी बात सुनने के बाद अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसकी जुबान को पकड़कर उसे कहता है तो इसका मतलब वो सारी की सारी हेलुसिनेशंस वो तुमने क्रिएट की थी और मेरी बहन को भी उसमें तुम्ही ने डाला है। डेड किंग किन से कहता हाँ वो सारी इल्यूजन्स मैंने क्रिएट की थी, कि मैं तुम्हें यहाँ पर यही मशवरा दूंगा कि यहाँ पर हिलो जिलो मत, क्योंकि मेरी जुबान तुम्हारी बॉडी के अंदर है, मैं तुम्हारे दिल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि तुम मेरी इल्यूजन से बाहर निकल आए, क्योंकि आज से पहले तो कोई भी कभी मेरी इल्यूजन से बाहर नहीं निकल पाया। तो किन अपने हाथ के साथ ही उसकी जुबान को पकड़कर अपनी बॉडी के अंदर से बाहर खींच लेता है और उसे कहता है तुमने यहाँ पर दो बहुत बड़ी गलतियां कर दी है। सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि तुमने मुझे मेरी बहन जाऊजू की इल्यूजन्स दिखा दी, जिसकी वजह से अब मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। और दूसरी बड़ी गलती ये है कि तुम्हें मुझे ये इल्यूजन्स नहीं दिखानी चाहिए थी। साथ ही किन गुस्से के साथ उसे देखकर कहता है अब तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। और किन वहीं पर खड़े खड़े अपनी गोल्डन ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है, और न सिर्फ गोल्डन ब्लड लाइन को बल्कि उसकी बॉडी के अंदर जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन वाला ऑर्ब होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि उसने काफी सारे क्रिस्टल्स को निकला है। उन्हीं क्रिस्टल्स में से उसने 5 पॉइजनस बीस्ट के उस क्रिस्टल को भी निकला था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुकी है। डेड किंग भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि इसके पास तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमंस की पावर है। हिटोमी भी इसी बारे में सोच रही होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, किन ने तो कभी भी अपने ऊपर प्रयोग नहीं करवाए। ओलेक कहता है मुझे लगता है कि किन ने अपनी दुनिया में रहते हुए 5 पॉइजनस बीस्ट को मारकर उसकी बॉडी के अंदर से क्रिस्टल को निकला होगा, इसकी बॉडी के अंदर जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस आ गई है। तो किन के पंजे
और उसके नाखून अब काफी बड़े हो चुके हैं और उसकी पूरी बॉडी गोल्डन कलर में ग्लो कर रही है। तो किन डेड किंग को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि डेड किंग उसे कहता है चाहे तुम यहाँ पर कितने ही इवॉल्व क्यों ना हो जाओ, तुम यहाँ पर आज मेरे हाथ से मरने वाले हो। तो किन उसके पंच के साथ पंच टकराता है, दोनों अपने पंचेस को टकराते हैं। किन अपने दोनों हाथों के साथ उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। उसी वक्त डेड किंग फिर से अपनी जुबान के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर रोकने की, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास वाकई में इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम मुझे ब्लॉक कर सकते हो। अपनी जीभ के साथ फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। वो उसके हार्ट के अंदर उसे पियर्स करने वाला होता है, लेकिन किन साइड पर हटते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। डेड किंग उसे कहता है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुमने मेरे इस अटैक को ब्लॉक कर लिया, लेकिन अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। वो अपने हाथ में किन को पकड़ लेता है और कहता है अब मैं तुम्हें जैसे चाहे उसे अपने हाथ में मसल सकता हूँ। और वो किन को अपने हाथ के अंदर मसलना शुरू करता है। उसी वक्त किन अपना मुंह खोलता है और अपने मुंह के अंदर से पॉइजन को रिलीज करता है और वो पॉइजन उसकी बॉडी के ऊपर जाकर लगता है, जिससे डेड किंग भी चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है अब ये क्या है, ये किस तरह का पॉइजन है। और वो जल्दी से अपनी मुट्ठी को खोलकर किन को वहाँ से नीचे फेंक देता है और खुद वो वहीं पर चिल्ला रहा होता है क्या है ये कैसा पॉइजन है। उस पॉइजन के असर के खत्म होने के बाद वो किन से कहता है तुम्हें यहाँ पर मरना होगा और वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर फिर से किन के ऊपर अटैक करने लगा है। ओले किन से कहता है चलो जल्दी से नीचे से साइड पर हटो वरना ये तुम्हें अपने हाथ के नीचे क्रश कर देगा। लेकिन किन भी जल्दी से अपने पंच के ऊपर अपनी ब्लू फायर को रिलीज करते हुए उसके पंच के साथ अपने पंच को टकराता है और वहाँ पर एक जबरदस्त इफेक्ट होता है और वहीं पर ब्लू फायर का एक जबरदस्त धमाका होता है। ब्लू फायर के साथ ही डेड किंग का बड़ा सा हाथ छोटे छोटे टुकड़े हो जाता है, लेकिन क्योंकि डेड किंग दोबारा से अपने आप को रीजनरेट कर सकता है वो फिर से अपना हाथ दोबारा निकाल लेता है। इस बार वो अपनी बॉडी से काफी सारे टेंटिकल्स निकालता है और किन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी इंसान इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। तो किन बड़ी स्पीड के साथ उसके सारे टेंटिकल्स को अवॉइड कर लेता है। ओलेग कहता है ना सिर्फ यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ी है बल्कि इसकी स्पीड भी पहले से 2 गुना बढ़ चुकी है। किन बड़ी स्पीड के साथ उसके सारे टेंटिकल्स को अवॉइड करते हुए ऊपर की तरफ जंप करता है और ऊपर की तरफ जंप करने के बाद अपने पंजे को आगे बढ़ाते हुए उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है और अपने हाथ को नीचे की तरफ खींचते हुए उसकी बॉडी के ऊपर स्कार डाल देता है, जिससे वहां पर पंजे का निशान बन जाता है। और जहां पर किन उसके ऊपर अटैक करता है वहां से उसकी बॉडी जल जाती है क्योंकि उसके पंजे के अंदर पॉइजन होता है। डेड किंग फिर से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन फिर साथ ही वो अपने बड़े से हाथ को आगे बढ़ाकर उस हिस्से के ऊपर जहाँ पर किन ने पंजा मारा था उस हिस्से में से गोश्त के एक टुकड़े को निकाल लेता है जितने हिस्से के ऊपर पॉइजन फैला हुआ था और उस हिस्से को काट कर वो वहीं पर नीचे फेंक देता है और उसे कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि मेरी बॉडी दोबारा से रिकवर कर जाएगी, इतने थोड़े से पॉइजन के साथ मेरी इतनी बड़ी बॉडी को तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये तो बहुत ही छोटा सा एरिया था। तो किन अभी वहीं पर नीचे खड़ा ये देख रहा होता है। उसी वक्त उसकी बॉडी के अंदर और ज्यादा मॉडिफिकेशंस होती है और किन की बॉडी के अंदर से 2 बड़े बड़े क्लॉ भी निकल आते हैं। हिटोमी ये देखकर और भी ज्यादा हैरान होती है और कहती है अब इसका क्या होगा, ये तो एक मॉन्स्टर में चेंज होता जा रहा है। तो हिटोमी वहीं से चिल्लाकर उसे कहती है किन यू अपने आप को एक मॉन्स्टर मत बनने देना। तो किन उसकी तरफ देखता है और फिर साथ ही अपना सर पकड़कर वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है, जबकि किन की बॉडी का साइज भी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है क्योंकि अब वो एक मॉडिफाइड मॉन्स्टर बन चुका है। हिटोमी भागती हुई उसके करीब आती है और उसे कहती है किन यू प्लीज अपने आप को दोबारा से नॉर्मल करो, तुम एक मॉन्स्टर में चेंज नहीं हो सकते, तुम्हें भी बहुत कुछ करना है। किन अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए हिटोमी को वहीं पर रुकने का कहता है और उसे कहता है यहाँ से चली जाओ। फिर साथ ही वो उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं एक मॉन्स्टर में चेंज नहीं होने वाला, मैं पहले इस मॉन्स्टर को मारूंगा और उसके बाद दोबारा से नॉर्मल हो जाऊंगा। हिटोमी उसे कहती है ठीक है मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। फिर साथ ही हिटोमी वहाँ से भागती हुई गुफा के बाहर वाली तरफ आ जाती है। डेड किंग ये देखने के बाद किन से कहता है तो क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को गुड बाय बोल दिया। उसे कहता है मुझे इस बात से काफी ज्यादा हैरानी हो रही है कि तुमने उसे यहाँ से इतनी आसानी से कैसे जाने दिया। डेड किंग हंसते हुए उससे कहता है उस लड़की का मुझे कोई भी फायदा नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर से मुझे गोल्डन ब्लड लाइन मिलने वाली है तो इसके रिवार्ड के तौर पर मैं उस लड़की की जान बख्श देता हूँ। किन उसे कहता है ये काम तो तुमने बहुत ही अच्छा किया है, इसलिए मैं भी तुम्हें यहाँ पर एक रिवार्ड देता हूँ क्योंकि तुमने हिटोमी को यहाँ से इतनी आसानी से जाने दिया है, इसी वजह से अब मैं तुम्हें एक बहुत ही कम दर्दनाक मौत दूंगा। तो डेड किंग फिर से अपने टेंटिकल्स के साथ किन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन अब किन के पास भी उसके क्लास आ चुके हैं और उसके क्लास के अंदर काफी सारा पॉइजन है क्योंकि अब वो 5 पॉइजनस बीस्ट की तरह मॉडिफाइड होता जा रहा है। तो जैसे डेड किंग के टेंटिकल्स किन के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचते हैं तो किन अपने टेंटिकल्स के साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो वो साथ ही जल जाते हैं। डेड किंग कहता है इसका पॉइजन तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो किन उसके टेंटिकल्स के ऊपर अटैक करने के साथ साथ अपनी ब्लू फायर को भी एक्टिवेट करता है और उसे कहता है अब तुम यहीं पर मरने वाले हो। लेकिन डेड किंग की तरफ दिखाते हैं तो उसके माथे के ऊपर बहुत ही ब्लैक कलर का धुआं सा निकल रहा होता है। तुम्हें ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है अब ये क्या चीज है। डेड किंग उसे कहता है यही तो वो रैलिक है जिससे मुझे इमोर्टैलिटी की पावर मिलती है, इसी रैलिक की मदद से चाहे तो मुझे कितनी ही बार क्यों ना मार दो मैं दोबारा से रीजनरेट करके जिंदा हो जाऊंगा। जैसे वो वहाँ पर उस ब्लैक मैटर को रिलीज करता है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है और किन को कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो उसे कहता है अब तुम यहाँ पर कुछ भी देख
देख नहीं पाओगे। किन उसे कहता है चाहे मैं यहाँ पर कुछ भी देख ना पाऊँ लेकिन मैं तुम्हें सेंस तो कर सकता हूँ, मैं तुम्हें सेंस करते हुए तुम्हारे पर अटैक करूंगा। तो किन जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। डेड किंग उसे कहता है जब तुम देख ही नहीं सकते तुम मेरे ऊपर अटैक कैसे करोगे, लेकिन मैं तो तुम्हें यहाँ पर आसानी से देख सकता हूँ। और किन जो कि उसके ऊपर जंप करके अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वो अपने टेंटिकल के साथ किन के ऊपर अटैक करता है और उसे नीचे की तरफ गिरा देता है और फिर साथ ही अपने बड़े से हाथ के साथ उसके ऊपर अपना पंजा मारता है और उसे जमीन के अंदर दंसा देता है। उसको वहीं पर दबाते हुए कहता है अब तो तुम यहाँ पर मेरे अटैक्स को डॉज भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि किन इस डेड किंग को कैसे मारेगा और क्या वो अपनी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से कभी वापस आ पाएगा या नहीं, ये तो सब कुछ नेक्स्ट एपिसोड में ही देखेंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एंड ऑफ वर्ल्ड के एपिसोड 142 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि उस बड़े से डेड किंग के साथ फाइट कर रहा था और उससे फाइट करने के दौरान ही वो अपने आप को भी मॉडिफाइड ह्यूमन बना लेता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर 5 पॉइजनस बीस्ट का वो क्रिस्टल है को उसने निकला था और उसी की वजह से उसकी बॉडी भी एक मॉडिफाइड ह्यूमन बन चुकी है, वो एक मॉन्स्टर में चेंज होता जा रहा है। इसी के साथ उसे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ भी मिल रही है और इसी पावर को यूज करते हुए वो डेड किंग के ऊपर अटैक कर सकता है, वो उससे फाइट कर सकता है। लास्ट सीन के ऊपर डेड किंग ने किन को नीचे की तरफ गिरा दिया था और उसके नीचे गिरने के बाद वो अपने बड़े से हाथ को उसके ऊपर मारता और कहता है अब जबकि मैंने अपनी स्पेशल पावर को यूज किया है तो तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा हो गया है, तुम तो कुछ भी देख नहीं सकते। अपने सेंसेस को यूज करके तुम तो मेरे अटैक्स को डॉज भी नहीं कर पाओगे। तुम अपने बड़े से हाथ के नीचे किन को नीचे दबा देता है, लेकिन किन अपने बाजू को सामने करते हुए उसके हाथों को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है और फिर साथ ही वो अपने क्लास को आगे बढ़ाता है और उसके हाथ के अंदर दंसा देता है और अपने पॉइजन को उसकी बॉडी में ऐड करता है। डेड किंग उसे कहता है हाँ ये बात ठीक है कि तुम्हारा पॉइजन काफी ज्यादा लीथल है लेकिन मेरी बॉडी काफी ज्यादा बड़ी है और ऊपर से मेरे पास इमोर्टैलिटी है, तुम यहाँ पर अपने पॉइजन के साथ तो मुझे हरगिज नहीं मार पाओगे। तो तुम्हारा ये वाला अटैक तो मेरे सामने बिल्कुल यूजलेस है कि चाहे तुम कितनी ही बार मेरे पर अटैक करके मेरी बॉडी पार्ट्स को काट ही क्यों ना दो, मैं हर टाइम अपने आप को दोबारा से रिकवर कर लूंगा। कि तुम यहाँ पर कितनी बार अपने पॉइजन को यूज कर पाओगे, तुम्हारी कोई ना कोई लिमिट तो जरूर होगी। और फिर साथ ही वो अपने 4 हाथ निकाल लेता है और उन चारों हाथों के साथ किन के ऊपर बार बार अटैक करता है। वहाँ पर पंजों के निशान भी पड़ रहे होते हैं। किन उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है लगता है कि तुम्हें मारना मेरे लिए इतना भी आसान काम नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए इतना भी मुश्किल नहीं है। किन यहाँ पर अपनी एबिलिटीज को फ्यूज करता है, यानी कि वो पहले अपना डुप्लीकेट क्लोन बनाता है और फिर अपने ही क्लोन को अपनी बॉडी के साथ मर्ज कर लेता है। डेड किंग उसे कहता है ये तो काफी हैरान करने वाली बात है, तुम तो अपना ही क्लोन बनाकर इसी को अपने साथ मर्ज कर रहे हो। कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अपना क्लोन तुम्हें इतनी पावर दे सकता है, तुम्हारी ओरिजिनल स्ट्रेंथ तो उतनी ही रहेगी। किन जब अपने ही क्लोन को अपनी बॉडी के साथ दोबारा से मर्ज करता है तो उसकी ब्लू फ्लेम्स अब चेंज होकर ब्लैक फ्लेम्स बन चुकी है। अपनी ब्लैक फ्लेम्स को यूज करते हुए ब्लैक फ्लेम का एक बड़ा सा ड्रैगन बनाता है और अपनी ब्लैक फ्लेम के ड्रैगन के साथ ही डेड किंग के ऊपर अटैक करता है। उसी वक्त हिटोमी की तरफ भी दिखाते हैं। हिटोमी उस गुफा से भागती हुई बाहर की तरफ आ जाती है और वो काफी ज्यादा दूर आ जाती है। उसके पीछे वो बड़ी सी पहाड़ी दिखाई जा रही होती है और वो वहीं पर रुक कर कहती है किन तुम्हें वहाँ पर जीतना होगा और जिंदा वापस आना होगा। तो किन अपनी ब्लैक फ्लेम के साथ डेड किंग की बॉडी को जला रहा होता है, जबकि डेड किंग अपने सर के ऊपर लगे हुए उस रैली को यूज करते हुए अपनी बॉडी को लगातार हील करता जा रहा होता है। और वो किन से कहता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुम अपनी फायर के साथ मुझे जला नहीं सकते, मैं यहाँ पर बार बार अपने आप को रिकवर कर सकता हूँ। किन उसे कहता है इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। किन उसे कहता है थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि हम दोनों में एक बहुत बड़ा लाइफ गैप है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ कि वाकई में हम दोनों में एक बहुत बड़ा गैप है। किन अपनी ब्लैक फ्लेम को रिलीज करते हुए वहाँ पर बहुत सारी फ्लेम्स को रिलीज करता है और उसके ऊपर अटैक करता है। वो उसकी पूरी बॉडी को जलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डेड किंग जलाते हुए अपने होली रैलिक से कहता है होली रैलिक प्लीज मुझे सेव करो, यानी कि मेरी हेल्प करो। उसकी बॉडी के अंदर जो इमोर्टल रैलिक है वो चमकना शुरू हो जाता है और उसके अंदर से एक शील्ड बनती है। शील्ड उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। किन के ब्लैक फ्लेम्स उसकी शील्ड को तोड़ नहीं पाती और डेड किंग फिर से हुश हो जाता है और हंसते हुए किन से कहता है चाहे तुम्हारी ब्लैक फ्लेम्स कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो, मेरी इस रैलिक की शील्ड को नहीं तोड़ पाएंगी। किन जल्दी से आगे बढ़ता है और अपने हाथों को यूज करते हुए उसकी शील्ड को तोड़ देता है और उसकी शील्ड को तोड़कर उसके अंदर आ जाता है। डेड किंग फिर से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। डेड किंग उसे कहता है तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। किन उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, तो पहले से एक डेड किंग हो तो तुम्हें मारने का क्या फायदा। किन जल्दी से आगे बढ़ता है और उसके सर पर खड़ा होकर उसके माथे के ऊपर लगे हुए इमोर्टल क्रिस्टल पर हाथ डालता है। किन उसे कहता है अगर मैं तुम्हारे इस कॉन्फिडेंस को तुमसे छीन लूं तो उसके बाद तुम्हारे पास क्या बचेगा, तुम्हारे पास तो दोबारा रिकवर करने की एबिलिटी भी नहीं बचेगी। किन उसके सर के ऊपर से उस क्रिस्टल को उखाड़ लेता है और उस क्रिस्टल के उखाड़ने के बाद अपनी ब्लैक फ्लेम के बने हुए ड्रैगन को उसी क्रिस्टल के सुराख के अंदर दंसा देता है, जो कि उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। किन की ब्लैक फ्लेम्स उसकी
बॉडी के अंदर जाने के बाद उसकी आंखों के रास्ते से बाहर निकल रही होती है और उसकी बॉडी को अंदर से जला देती है और वहाँ पर एक ब्लैक फ्लेम का जबरदस्त धमाका होता है। वो धमाका इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके ऊपर वाली पूरी की पूरी माउंटेन ही उड़ जाती है और किन भी जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाता है। धमाका बाहर काफी दूर तक दिखाया जाता है। वहाँ पर पहाड़ी के ऊपर जबरदस्त धमाका होता है और पूरी की पूरी पहाड़ी उड़ गई है। वो दोनों डेड मॉन्स्टर्स जो कि पहले वहाँ पर खड़े थे और इसी डेड किंग ने उनको वहीं पर रोक लिया था, वो दोनों भी कहते हैं आखिर वहाँ पर उस माउंटेन के ऊपर क्या हो रहा है। डायनासोर मॉन्स्टर कहता है थोड़ी देर पहले मुझे लगता है कि वहीं पर से उसी माउंटेन के पास से मैं आवाज आई थी कि हमें हरकत नहीं करनी। बर्ड मॉन्स्टर से कहता है मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई फाइट कर रहा है किसी बहुत ही पावरफुल शय के साथ। वो दोनों भागते हुए इस माउंटेन की तरफ चल देते हैं और कहते हैं चलो चल के देख कर आते हैं कि आखिर वहाँ पर कौन है जो किसी से फाइट कर रहा है और आखिर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। हिटोमी भी जब देखकर बहुत सा घबरा जाती है। हिटोमी कहती है किन ने तो अपनी ब्लैक फ्लेम के साथ पूरी की पूरी माउंटेन को ही उड़ा दिया है, पता नहीं किन अब ठीक होगा या नहीं। वो जल्दी से फ्लावी को बाहर निकालती है, अपनी टाइम एबिलिटी को यूज करते हुए फ्लावी को हील करती है और उसे कहती है मैं सबसे पहले तुम्हें हील करती हूँ और उसके बाद इन दोनों गोल्डन बीस्ट को अपनी स्पेस के अंदर रख लेना, फिर मुझे अपने साथ लेकर उस पहाड़ी के कटे हुए हिस्से पर चलना, चल के हम लोग किन को ढूंढते हैं। फ्लावी उन दोनों को अपनी डायमेंशनल स्पेस में रख लेता है। उसके बाद वो हिटोमी के साथ उस गड्ढे के अंदर जाता है और वो लोग जाकर वहाँ पर किन को ढूंढने वाले हैं। तो डेड किंग की डेड बॉडी वहीं पर पड़ी होती है और उसके साथ ही किन की डेड बॉडी भी पड़ी होती है। ओलेक उनसे कहता है लड़की जल्दी से यहाँ पर आओ, हम लोग यहाँ पर हैं। तो वो जल्दी से वहाँ पर भागती हुई जाती है। हिटोमी अपनी टाइम एबिलिटी को यूज करते हुए किन की बॉडी को दोबारा से रिकवर करने की कोशिश करती है। वो उसे टाइम में पीछे भेजने की कोशिश कर रही है, लेकिन किन तो पहले से मर चुका है, इसलिए किन के लिए अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। हिटोमी वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है और कहती है अब मैं क्या करूँ, मैं अपनी टाइम एबिलिटी को यूज करते हुए इसके जख्मों की स्पीड को तेज कर सकती हूँ ताकि वो जल्दी से हील हो जाए। अब ये टाइम में वापस जाकर इसके जख्मों को होने से रोक सकती हूँ, लेकिन इसकी सांसें तो पहले से बंद हो चुकी हैं, अब मैं इसे दोबारा से जिंदा नहीं कर सकती। ओलेग उसे कहता है ये लड़का डेड किंग के साथ फाइट करते हुए मॉन्स्टर के हाथ से नहीं मरा, बल्कि अपनी ही फाइट की वजह से, अपने जख्मों की वजह से मर गया है। हिटोमी वहाँ पर सामने की तरफ देखती है तो पहाड़ी के ऊपर से वही दोनों मॉन्स्टर्स आते हुए उसको दिखाई देते हैं। हिटोमी कहती है लगता है कि यहाँ पर कोई और मॉन्स्टर्स भी आ रहे हैं, मैं उन सभी के साथ फाइट नहीं कर सकती, यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है। वो फ्लावी से कहती है फ्लावी चलो जल्दी से हम सभी को यहाँ से उठाओ और जल्दी से ब्लैक पैलेस में वापस चलते हैं। मुझे लगता है कि ब्लैक पैलेस में एंजाना को इस बारे में कुछ पता होगा कि किन के लिए क्या किया जा सकता है। फ्लावी किन और हिटोमी दोनों को उठा लेता है, वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तो वो दोनों मॉन्स्टर्स भी वहीं पर गड्ढे के ऊपर ही खड़े होते हैं। वो लोग कहते हैं ये तो वही लड़का है जो थोड़ी देर पहले हमारे पास से गुजर गया था। बर्ड मॉन्स्टर डायनासोर से कहता है तो क्या तुम इसका पीछा करना चाहोगे। डायनासोर उसे कहता है नहीं, इसको छोड़ो, ये इतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो तो सही, हमारा अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल आ गया है, पहले हम लोग अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अब कोई भी हमें कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बल्कि हम लोग जहाँ पर जाए वहाँ पर जा सकते हैं। लगता है कि इस लड़के ने ये सब कुछ किया है, इस लड़के ने इस बड़े से मॉन्स्टर को मारा है जो कि हम सभी के ऊपर कंट्रोल कर रहा था, इसका मतलब हम लोग आजाद हो चुके हैं। तो वो दोनों मॉन्स्टर भी वहीं पर खड़े होते हैं कि उन्हें उसी वक्त फिर से उसी डेड किंग की आवाज आती है। वो उनसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम लोग यहाँ पर आजाद हो, क्योंकि इसका फैसला तो मैं करूंगा कि तुम लोग आजाद हो या नहीं। उसी वक्त डेड किंग की उस बड़ी सी बॉडी के अंदर से एक छोटा सा इंसान निकलता है। वो इतना भी छोटा नहीं है, बस मैं वैसे कह रहा हूँ मॉन्स्टर के हिसाब से। तो डेड किंग अपनी रियल बॉडी में वापिस आने के बाद बाहर निकलता है और कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर इस बोन माउंटेन के ऊपर किंग्स कहलाते हो, लेकिन अब जबकि मैं अपनी रियल बॉडी में दोबारा से वापस आ गया हूँ, मेरे सामने तुम स्नैक्स से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। उस लड़के ने यहाँ पर मेरी डेड किंग वाली बॉडी के साथ साथ पूरी की पूरी माउंटेन को ही जला दिया, जिसकी वजह से अब मैं आजाद हो चुका हूँ। मेरी ऊपर वाली बॉडी तो जल चुकी है, लेकिन मेरी रियल बॉडी तो इसके अंदर थी कि अब आजाद है। डेड किंग कहता है चाहे वो लड़का इस एरा की रॉयल फैमिली से ही क्यों ना हो, चाहे वो किंग ही क्यों ना हो इस एरा का, लेकिन फिर भी उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने मेरे इस इमोर्टल आर्टिफैक्ट को मुझसे छीन कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं उस लड़के को मार डालूंगा और उसके पास से अपने इमोर्टल आर्टिफैक्ट को वापस ले लूंगा। इस लड़के को मेरे इमोर्टल मैटर को वापस करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन दोपहर के वक्त का दिखाया जाता है। किन और हिटोमी वापस पहुंच जाते हैं ब्लैक पैलेस में, ब्लैक हेलमेट सिटी में। दरवाजे के पास आते हैं और गार्ड से कहते हैं हमारे लिए दरवाजा खोलो, लड़का बहुत ज्यादा जख्मी है, हमें अंदर आना है। इन गार्ड्स उसे कहते हैं तुम्हें रूल्स के बारे में पता है, हम लोग दरवाजा नहीं खोल सकते। ब्लैक हेलमेट सिटी के दरवाजे या तो सुबह खुलते हैं या फिर रात के वक्त खुलते हैं, इस वक्त तो दोपहर है, तुम्हें इंतजार करना होगा। टॉमी उसे कहती है लेकिन रात तक तो हम लोग इंतजार नहीं कर पाएंगे, मैं अपनी एबिलिटीज को यूज करते हुए इसको और ज्यादा हील नहीं कर सकती। ये लड़का रात तक का इंतजार नहीं कर पाएगा, हमें अंदर आने दो। हम सभी लोग यहाँ पर इंसान है, चाहे तुम्हारी रेस अलग हो, लेकिन फिर भी तुम्हें हमारे साथ इस तरह नहीं करना चाहिए, हमें अंदर आने दो। वो गार्ड्स उसे कहते हैं हम लोग यहाँ पर तुम्हें जरा भी बुली नहीं कर रहे, ये तो रूल्स है। क्या पता तुम लोग अपने साथ वायरस लेकर आए हो, हम लोग तुम्हें अंदर आने नहीं दे सकते। इस लड़के के ऊपर ज़ोंबी ने अटैक किया है और ज़ोंबीज की वजह से इसकी ये हालत हुई है। रात के वक्त दरवाजा खुलेगा, तुम्हारा टेस्ट होगा, उसके बाद तुम लोग
लोग अंदर आ सकते हो, तुम तो बस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। हिटोमी उनसे कहती है तुम लोग हमारा टेस्ट ले सकते हो, ब्लड टेस्ट कर लो और उसके बाद हमें अंदर आने दो, लेकिन हम लोग यहाँ पर बाहर नहीं रुक सकते। गार्ड उसे कहता है नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता, गेट्स के ओपन होने के बाद ही तुम्हारा ब्लड टेस्ट होगा, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, यहीं पर रुको और इंतजार करो। हिटोमी उनकी बात सुनने के बाद रोना शुरू कर देती है और कहती है अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा किन तो यहीं पर मर जाएगा, किन अगर यहाँ पर मर जाता है तो फिर मैं भी इसके साथ ही मर जाऊंगी। तो यहीं पर थोड़ी देर के बाद तामो आता है। तामो उनसे कहता है मेरे लिए दरवाजे को खोलो। गार्ड जैसी तामो को वहाँ पर देखते हैं वो कहते हैं ये तो लॉर्ड तामो है, जल्दी से दरवाजा ओपन करने के लिए कहते हैं लॉर्ड तामो वापस आ चुके हैं, चलो जल्दी से दरवाजा ओपन कर दो। हिटोमी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तामो दरवाजा खुलने के बाद अंदर चलना स्टार्ट करता है। हिटोमी कहती है चलो इसी मौके का फायदा उठाते हैं और इसके पीछे पीछे अंदर चले जाते हैं। वो किन को उठाकर अंदर की तरफ चलना स्टार्ट करती है, लेकिन तामो जैसे पीछे की तरफ देखता है कि उसके पीछे हिटोमी और किन आ रहे हैं, वो अपने कुल्हाड़े को घुमाते हुए उनके ऊपर अटैक करता है और हिटोमी दोनों ही साइड पर गिर जाते हैं। तामो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। हिटोमी उसे कहती है ये तुम क्या कर रही हो। तामो से कहता है तुम लोगों को किसने कहा कि तुम लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, ऊपर से तुम्हारी हिम्मत तो देखो, मेरे रास्ते पर चलते हुए मेरे पीछे आते हुए तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं तुम्हारे पर अटैक क्यों कर रहा हूँ। इस रास्ते पर मैं चलता हूँ, उसके ऊपर तुम्हारे जैसे आम इंसान कीड़े मकोड़ों को चलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये सिटी गेट मेरे लिए ओपन किया गया है, तुम जैसे आम लोगों के लिए नहीं। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 142 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये किंजू को बचा पाएगी या नहीं, मुझे तामो के साथ किस तरह डील करने वाली है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एंड ऑफ वर्ल्ड के एपिसोड 143 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हिटोमी किन को उठाकर अपने साथ लेकर आती है, लेकिन वो गार्ड उसके लिए दरवाजा नहीं खोलते कि उसी वक्त तामो वहाँ पर आता है और तामो के लिए दरवाजा खोल दिया जाता है। वो जैसे अंदर जा रहा होता है हिटोमी भी किन को उठाकर उसके पीछे पीछे चल पड़ती है कि तामो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम कहाँ पर जा रही हो, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम मेरे साथ चल सकती हो, ये दरवाजा सिर्फ मेरे लिए ओपन किया गया है, तुम्हारे जैसे आम इंसानों के लिए नहीं। हिटोमी उसे कहती है तुम तो बहुत ही बुरे इंसान हो, क्या हम तुम्हारे साथ अंदर नहीं जा सकते, किन बहुत ज्यादा बीमार है और इसको हेल्प की जरूरत है। हिटोमी तामो से कहती है मैं तुम्हें 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दे सकती हूँ, उसके बदले में हमें अंदर जाने दो। तामो से कहता है नहीं, मुझे तुम्हारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स नहीं चाहिए, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स लेने के लिए मुझे एंजना के पास जाना पड़ेगा और एंजना के पास यानी कि सिटी के अंदर। एक बार तुम सिटी के अंदर चली गई तो उसके बाद तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम मुझे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स ना दो। हिटोमी उसे कहती है तो फिर मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तामो गुस्से के साथ उसे कहता है नहीं, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए और तुम्हारे जैसे दूसरी दुनिया के इंसानों से तो बिल्कुल भी कुछ नहीं चाहिए। वो आगे की तरफ चल पड़ता है और उसे कहता है मैं तुम जैसे इंसानों से बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। जाने ने बताया था कि एक फॉरेनर ने यानी कि तुम्हारे जैसे एक इंसान ने आखिरी बचे हुए सोर्स क्रिस्टल को खरीद लिया है, जबकि वो सोर्स क्रिस्टल मुझे चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। टॉमी उसे कहती है कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें आखिरी बचा हुआ सोर्स क्रिस्टल दे दूं। हम उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाता है। हिटोमी जल्दी से अपने पास से सोर्स क्रिस्टल निकालती है और उसे कहती है जरा देखो यहाँ पर ये एक सोर्स क्रिस्टल है, मैं तुम्हें ये दे सकती हूँ क्योंकि हमने ये सोर्स क्रिस्टल को खरीदा था। तामो इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है तो इसका मतलब मेरे आखिरी बचे हुए सोर्स क्रिस्टल को तुमने अनजाना से खरीदा है। टॉमी उसे कहती है अगर तुमने यहाँ पर हमें फिर से मारने की कोशिश की तो मैं इस आखिरी बचे हुए सोर्स क्रिस्टल को भी क्रश कर दूंगी और तुम्हारे काम भी नहीं आएगा। तामो से कहता है चलो ठीक है, फिर ये मुझे दे दो और मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा। टॉमी उसे कहती है नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर जरा भी यकीन नहीं है, पहले हमें सिटी के अंदर आने दो ताकि हम लोग सिटी के अंदर आ जाए, उसके बाद मैं तुम्हें क्रिस्टल दे दूंगी। एक बार हम लोग ब्लैक हेलमेट सिटी के अंदर आ गए तो तुम किसी को नहीं मार सकते, वहाँ पर ये रूल है। तामो उसकी बात सुनने के बाद खामोश होता है। फिर वो उसे कहता है अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, मेरे पीछे आ जाओ, लेकिन एक बार अंदर आने के बाद तुम्हें ये सोर्स क्रिस्टल मुझे देना होगा। किन और टॉमी उसके पीछे पीछे अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद टॉमी उसको सोर्स क्रिस्टल दे देती है। तो तामो सोर्स क्रिस्टल को लेने के बाद कहता है मुझे लगता है कि इस लड़के की स्पेस रिंग के अंदर काफी सारे नए ट्रेजर्स हो सकते हैं, मुझे वो सारे के सारे ट्रेजर्स चाहिए, लेकिन अभी के लिए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिलहाल मुझे सोर्स क्रिस्टल को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना है ताकि मैं अपनी एबिलिटीज के ओरिजिन को जान सकूं, क्योंकि ये लड़का तो बहुत ही जल्दी मरने वाला है। जब ये लड़का मर जाएगा तो इसकी रिंग तो मुझे ही मिलेगी। फिर तामो वहाँ से चला जाता है। हिटोमी किन को उठाकर एंजना के पास ले आती है और वो एंजना से कहती है हमारी हेल्प करो। एंजना उसे कहती है तुम क्या चाहती हो कि मैं कैसे तुम्हारी हेल्प करूँ। हिटोमी उसे कहती है प्लीज इसकी जान बचा लो। एंजना उसकी बॉडी को स्कैन करते हुए कहती है इसकी बॉडी के अंदर एक अनडेड बीस्ट है, यानी कि इसके ऊपर भी जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस अप्लाई की गई है और इसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो गोल्डन ब्लड लाइन
से आया है। हिटोमी उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है। अंजना उसे कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे इवॉल्वर्स हुए हैं जिनके पास गोल्डन ब्लड लाइन थी, वो अपने आप को एक मॉन्स्टर में चेंज कर सकते थे। हिटोमी अंजना से कहती है मुझे ये बताओ क्या तुम किन को बचा सकती हो या नहीं। अंजना उसे कहती है क्या तुम्हारे सामने ये एक मॉन्स्टर में चेंज हो गया था तो क्या इसकी बॉडी के ऊपर जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस अप्लाई की गई हैं। अंजना उसे कहती है वैसे तो इसे जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस की वजह से इसकी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होने की वजह से इसको मर जाना चाहिए था, लेकिन तुमने वहां पर आकर अपनी टाइम एबिलिटी को यूज करते हुए कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस वाली एबिलिटीज को रिवर्स कर दिया, इसी वजह से ये लड़का अभी तक जिंदा है। तो ये सिर्फ अपने ट्रॉमा की वजह से बेहोश है। तो मतलब यह है कि इस लड़के को बचाया जा सकता है, लेकिन इस लड़के की जान बचाने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। हिटोमी उसे कहती है इसके पास जितने भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे ले लो और इसकी जान बचा लो। मुझे नहीं लगता कि ये इसकी जान बचाने के बाद ये अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के लिए तुम्हारे साथ फाइट करेगा। अंजना उसे कहती है मुझे ना सिर्फ इसके कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स चाहिए बल्कि यहाँ पर तुम्हें भी एक सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, तुम इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो। हिटोमी उसे कहती है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, मुझे यहाँ पर क्या करना होगा। अंजना उसे कहती है ये बहुत ज्यादा सिंपल है, तुम्हें अपनी पावर्स को यूज करते हुए इसकी ओरिजिनल कंडीशन में इसको वापस लेकर आना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें अपनी एबिलिटीज को सुपर कंडीशंस पर यूज करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त तुम्हारी एबिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम टाइम में ज्यादा पीछे तक जा सको, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बदले में क्रिस्टल दूंगी। उस क्रिस्टल को निगलने से तुम्हारी एनर्जी 10 गुना बढ़ जाएगी और उसके बाद तुम अपनी टाइम एबिलिटी को यूज करते हुए इसकी बॉडी को रिवर्स करोगी। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक और चेतावनी दे देती हूँ, अगर तुम इस क्रिस्टल को निगल लेती हो तो इससे तुम्हारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स तो जाया होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में तुम्हारी लाइफ भी 3 गुना कम हो जाएगी। अगर इसी दौरान तुम अपनी बहुत ज्यादा एबिलिटी को यूज करती हो तो तुम अपनी आधी जिंदगी को खो दोगी, यानी कि तुम्हारे पास सिर्फ आधा ही लाइफ स्पैन बचेगा। इसी वजह से तो टाइम एबिलिटी को टॉप लेवल एबिलिटी कहा जाता है, क्योंकि इससे तुम किसी भी चीज को रिवर्स कर सकती हो, टाइम में आगे जा सकती हो या फिर टाइम में पीछे जा सकती हो। क्या तुम वाकई में इस प्राइस को पे करने के लिए रेडी हो। टॉमी उसे कहती है मुझे इस बारे में सोचना भी नहीं है, मुझे यहाँ पर किन की जान बचानी है, इसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। वो जल्दी से उस क्रिस्टल को उठा लेती है और उस क्रिस्टल को निकलने के बाद उसकी पावर्स 10 गुना बढ़ जाती है और वो अपनी टाइम एबिलिटी को यूज करते हुए किन की पूरी बॉडी को उसके साथ कवर करती है। वो किन की बॉडी को वो दोबारा से रिवर्स करने वाली है उसी स्टेट में जिस स्टेट में वो पहले थी। उसकी बॉडी के अंदर जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस वाले सेल्स एक्टिवेट नहीं हुए थे। वही टॉमी वहाँ पर किन की बॉडी को दोबारा से रिवर्स करने की कोशिश कर रही है, जबकि यहाँ पर नेक्स्ट सीन लॉर्ड ऑर्टेस्का का दिखाया जाता है। ऑर्टेस्का अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा होता है और यहीं पर एक बंदा उसके पास आता है और उसे कहता है लॉर्ड ऑर्टेस्का एक बहुत ही काबिल दूसरी दुनिया का इंसान मिला है जो कि एक इवॉल्वर है और उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और उसका ब्लड गोल्डन कलर का है, बिल्कुल गोल्डन ब्लड लाइन के जैसा, यानी कि उसका ब्लड बहुत ज्यादा स्पेशल है। लॉर्ड ऑर्टेस्का उसे कहते हैं तो क्या तुम्हें उसका ब्लड मिला। वो बंदा ऑर्टेस्का से कहता है हम लोग उसका डायरेक्टली ब्लड तो नहीं ले सके, लेकिन वो काफी ज्यादा जख्मी था, इसी वजह से उसका ब्लड ग्राउंड के ऊपर बह रहा था और ग्राउंड के ऊपर से हमने उसके काफी सारे ब्लड को इकट्ठा किया है। तो उस ब्लड को एक छोटी सी बॉटल में डालकर ऑर्टेस्का के सामने पेश करता है। वो उसे कहता है वो लड़का काफी ज्यादा जख्मी है, इसी वजह से हम लोग सिर्फ इतना ही ब्लड हासिल कर पाए हैं। ऑर्टेस्का उस वॉइल को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है ये तो वाकई में गोल्डन ब्लड है और इसकी कंसंट्रेशन भी काफी ज्यादा हाई है। साथ ही ऑर्टेस्का वहीं पर खांसना शुरू कर देता है। वो कहता है मेरी बॉडी अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है, मैं अपनी इस बुढ़ी बॉडी के साथ और ज्यादा आगे नहीं चल सकता, मेरा टाइम पूरा होने वाला है, मुझे जल्दी से जल्दी अपने लिए एक नई बॉडी को ढूंढना होगा। वो उस बंदे से कहता है जाओ जाकर लेबोरेटरी में इस ब्लड के साथ टेस्ट करो, क्या ये लड़का इसकी बॉडी मेरी बॉडी के साथ मैच करेगी या नहीं। वो बंदा कहता है ठीक है हम लोग जाकर टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल रूम का दिखाया जाता है। इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया होता है। हिटोमी उसके पास ही बैठी होती है। यहीं पर हिटोमी अपना बैकग्राउंड सीन दिखाती है जहाँ पर उसने अपनी टाइम एबिलिटी को यूज करते हुए किन को हील किया था। वो किन के पास बैठी होती है और उसे कहती है ना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। एंजना उसे कहती है हाँ ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम्हारी लाइफ स्पैन आधी रह गई है। हिटोमी उसे कहती है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता और किन को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने अपनी आधी लाइफ स्पैन को इसको बचाने के लिए जाया कर दिया है। एंजना उसे कहती है लेकिन तुमने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एनर्जी को कंज्यूम कर लिया है, अगर तुम दोबारा कभी फ्यूचर की एबिलिटी को यूज करोगी, ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करोगी तो तुम मर सकती हो। हिटोमी उसे कहती है मुझे इस बारे में अभी कोई भी बात नहीं करनी, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। जबकि ओलेग वहीं पर किन से कहता है लड़के तुम्हें इस लड़की का एहसान तो उतारना पड़ेगा, मुझे नहीं पता कि तुम इस लड़की का इतना बड़ा एहसान कैसे उतारोगे। हिटोमी अभी वहीं पर किन के पास ही बैठी होती है कि उसी वक्त दरवाजा खुलता है और 2 डॉक्टर्स अंदर आते हैं। हिटोमी उनसे कहती है तुम लोग कौन हो। वो उसे कहती है हम लोग इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं और यहाँ पर इस लड़के का चेकअप करने के लिए आए हैं। हिटोमी उनसे कहती है लेकिन इसकी सिचुएशन तो बहुत ज्यादा स्टेबल है और डॉक्टर ने कहा था कि फिलहाल के लिए इसे चेकअप की जरूरत नहीं है और थोड़ी देर पहले तो उसका चेकअप हुआ था। वो डॉक्टर उसे कहता है हम लोग यहाँ पर अपनी इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, तो बस विजिट करेंगे और चले जाएंगे, इससे बस एक इंजेक्शन देंगे। और साथ ही वो अपने पास एक इंजेक्शन निकालता है और उसे हिटोमी के गर्दन में
में लगा देता है। टॉमी कहती है जी तुम क्या कर रहे हो। टॉमी साथ ही वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। डॉक्टर उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस इंजेक्शन के अंदर सिर्फ एक सिडेटिव था, थोड़ी देर के लिए बेहोश रहोगी लेकिन फिर साथ ही तुम्हें होश आ जाएगी, इससे तुम्हारी जान नहीं जाएगी। दूसरा डॉक्टर उसे कहता है इस लड़की के ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत करो, चलो जल्दी से इस लड़के को भी एक इंजेक्शन दो ताकि हम इसे उठाकर ले जा सके। ओलेग ये सब कुछ देख लेता है और किन को जगाने की कोशिश कर रहा था। वो उसे कहता है लड़के चलो जल्दी से उठो वरना ये इंजेक्शन तुम्हें चुभने वाला है। डॉक्टर अपने इंजेक्शन को रेडी करता है और किन की गर्दन में लगाने लगता है। किन जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कौन हो तुम। डॉक्टर उसे कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं एक डॉक्टर हूँ और यहाँ पर तुम्हारा इलाज करने के लिए आया हूँ। किन भी उसकी बात सुनने के बाद उठकर बैठ जाता है। ओलेग उसे कहता है लड़के ये बुरे लोग हैं, जरा हिटोमी की तरफ देखो, ये कोई डॉक्टर्स नहीं है, इन्होंने उसके ऊपर अटैक करके उसको बेहोश कर दिया है। हिटोमी की तरफ देखता है तो वो काफी गुस्सा हो जाता है और उन डॉक्टर से कहता है तो क्या इस लड़की के साथ ये तुमने किया है। डॉक्टर से कहता है हमने किया है और फिर साथ ही वो उनको इंजेक्शन जबरदस्ती लगाने की कोशिश करते हैं। तो किन जल्दी से उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो बंदा वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है। जल्दी से आगे बढ़ता है और हिटोमी को उठाता है और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो। इनके पास 5 पॉइजनस बीस्ट की पावर्स है और वो अपनी पावर्स को यूज करके बॉडी के अंदर से सिडेटिव के असर को जाया कर सकता है। टॉमी काफी ज्यादा खुश होती है और किन से कहती है किन तो तुम बिल्कुल ठीक हो। उसे कहता हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें किसने कह दिया कि मुझे कुछ होने वाला है, ये बंदे कौन है, मुझे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। डॉक्टर से कहते हैं तुम हमारे साथ ये क्या कर रहे हो, तुमने हमारे पर अटैक क्यों किया, हम लोग तो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर तुम्हारा एग्जामिन करने के लिए आए हैं, तुमने ये हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, हम लोग इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, हमारे इस ब्लैक हेलमेट सिटी के अंदर अगर डॉक्टर्स के ऊपर अटैक करोगे तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। टॉमी उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम लोग यहाँ पर झूठ बोल रहे हो, आते ही मेरी गर्दन में इंजेक्शन लगाया ताकि मैं बेहोश हो जाऊं, तुम लोग कोई भी डॉक्टर्स नहीं हो, तुम तो हमें किडनैप करना चाहते हो। किन भी उनसे कहता है मुझे भी तुम्हारे पर जरा भी भरोसा नहीं है। इस वक्त दरवाजा खुलता है, कैप्टन लूताई हॉस्पिटल का ओरिजिनल डॉक्टर वहाँ पर आ जाता है। कैप्टन लूताई जैसे वहाँ पर आता है वो डॉक्टर्स कहते हैं कैप्टन लूताई शुक्र है तुम यहाँ पर आ गए हो, हमारी हेल्प करो, ये मरीज तो पागल हो गया है। हॉस्पिटल का जो डॉक्टर होता है उन दोनों डॉक्टर्स को देखकर कहता है तुम लोग कौन हो, तुम तो हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स नहीं हो। कैप्टन लूताई कहता है कौन हो तुम लोग, यहाँ पर डॉक्टर के बेस में क्यों हो। तो वो दोनों डॉक्टर से कहते हैं कैप्टन लूताई हम लोग यहाँ पर लॉर्ड ऑर्टेस्का के हुक्म पर आए हैं। वो लॉर्ड ऑर्टेस्का का नाम लेता है, कैप्टन लूताई बहुत ज्यादा घबरा जाता है। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 143 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एंड ऑफ वर्ल्ड की एपिसोड 144 के साथ हाजिर हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि अभी हॉस्पिटल के रूम में ही होता है कि उसी वक्त वहाँ पर तो फेक डॉक्टर्स आते हैं और उसे बेहोश करके ऑर्टेस्का के लिए लेकर जाने वाले होते हैं। लेकिन किन को होश आ जाती है। कैप्टन लूटाई और ओरिजिनल डॉक्टर भी वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को देखकर कहता है ये दोनों तो यहाँ के डॉक्टर्स है ही नहीं। कैप्टन लूटाई उन दोनों से कहता है कौन हो तुम लोग और यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो दोनों डॉक्टर से कहते हैं हम लोग यहाँ पर लॉर्ड ऑर्टेस्का के हुक्म पर आए हैं और उन्हीं का काम कर रहे हैं। ऑर्टेस्का का नाम सुनते ही लूताई भी काफी ज्यादा घबरा जाता है, पर साथ ही वो बात को संभालने के लिए उनसे कहता है चाहे तुम जो भी हो, किसी ने भी तुम्हें यहाँ पर ऑर्डर्स देकर भेजा हो, तुम लोग यहाँ पर इस तरह नहीं आ सकते। यहाँ पर आकर तुमने बहुत बड़ा क्राइम किया, इसलिए तुम लोग मेरे साथ चलो, हमारे ब्लैक हेलमेट सिटी के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। मैं तुम्हें अपने साथ क्रिमिनल डिपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर जाने वाला हूँ। वो दोनों भी कैप्टन लूताई से कहते हैं ठीक है कैप्टन लूताई, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, चाहे कुछ भी सजा हो, हम लोग सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। किन उसे कहता है जरा रुको, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन्हें ऐसे यहाँ से लेकर जा सकते हो। इन लोगों ने मेरे पर अटैक किया है, मैंने तो अभी तक अपना बदला भी नहीं लिया। कैप्टन लूताई उसे कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इनको इनके किए की सजा जरूर मिलेगी, इसीलिए मैं इनको लेकर जा रहा हूँ। फेक डॉक्टर भी किन से कहता है कैप्टन लूताई ने यहाँ पर आकर तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा फैसला किया है, तुम्हें कंसेशन दे दी है, लेकिन तुम हो के तुम्हें जरा भी समझ नहीं है कि कब आगे बढ़ना और कब पीछे हटना है। उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता कि कब आगे बढ़ना और कब पीछे हटना है। टॉमी किन को रोक लेती है और कहती है किन यहीं पर रुको, हम लोग ब्लैक हेलमेट सिटी में और यहाँ पर इन्हीं के रूल्स चलेंगे। वो दोनों डॉक्टर्स भी हंसते हुए से कहते हैं हाँ यहाँ पर सब कुछ हम ही कर सकते हैं क्योंकि हम लोग ब्लैक हेलमेट सिटी के सिटीजन्स हैं, तुम सभी लोग यहाँ पर बाहर वाले हो। इन बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और उस डॉक्टर को उसके गले से पकड़ लेता है और दूसरे वाले डॉक्टर को नीचे गिराकर उसकी कमर के ऊपर अपना पाँव रखता है। केन उसे कहता है शुक्र करो कि मैंने तुम दोनों को यहाँ पर डायरेक्टली नहीं मार डाला। लूताई भी उसे कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर ऐसा करना क्राइम है। केन उसे कहता है तुम्हें
परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर इनको मारने नहीं वाला, मैं तो बस इनके साथ एक कंसेशन करने वाला हूँ। साथ ही कि इन दोनों की हड्डियां तोड़ देता है। वो कहता है इन दोनों की मैंने सिर्फ हड्डियां तोड़ी है, सजा इनके लिए काफी है क्योंकि इन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया है। क्योंकि उसी वक्त कैप्टन लू ताई भी किन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो किन से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे ही शहर के लोगों पर अटैक करने की। किन उसके पंच के साथ अपना पंच टकराता है। जैसे वो दोनों अपने पंचेस को टकराते हैं तो दोनों ही पीछे की तरफ हट जाते हैं। स्पेशली कैप्टन लू ताई जो कि काफी दूर तक लुढ़कता हुआ जाता है। वो कहता है लगता है कि इसके पास गोल्डन ब्लड लाइन है। और कैप्टन लू ताई के सोल्जर्स भी कहते हैं कैप्टन इस लड़के से नहीं जीत पाएगा, ये लड़का तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। केनो से कहता है इन लोगों ने खुद ही तो कहा था कि मुझे पता होना चाहिए कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है, तो मुझे पता है, वजह से मैंने सिर्फ इनकी हड्डियां तोड़ी हैं और इनको जान से नहीं मारा, इसलिए इनको उठाकर यहाँ से ले जाओ। कैप्टन लू ताई गुस्से के साथ उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक बाहर वाले होकर जहाँ पर हमारे ब्लैक हेलमेट सिटी में इस तरह सब कुछ कर सकते हो। केनो से कहता है तुम इसे मेरी कंसेशन ही समझ लो। डॉक्टर चिल्लाकर उन सभी से कहता है क्या तुम सभी लोगों को दोबारा से याद दिलाना पड़ेगा, तुम सभी लोग इस वक्त हॉस्पिटल में हो। कैप्टन लू ताई कहता है चलो ठीक है। वो अपने गार्ड से कहता है इन दोनों को अपने साथ लो और यहाँ से चलते हैं, हम लोग इस वक्त हॉस्पिटल में शोर नहीं मचा सकते। जाने से पहले कैप्टन लू ताई किन से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम इस मसले के बारे में भूल जाओ, यहाँ पर तुमने जो नाम सुना है उसको भी भूल जाना। किन से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि इस मसले के पीछे कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा है। कैप्टन लू ताई से कहता है इन लोगों ने लॉर्ड आर्टेस्का का नाम लिया। लॉर्ड आर्टेस्का बहुत ज्यादा पावरफुल है और अगर ये लोग वाकई में उसके साथी है तो इसका मतलब आर्टेस्का ने तुम्हारे पर नजर रखी हुई है। किन से कहता है मैंने कभी आर्टेस्का का नाम नहीं सुना। लू ताई से कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर आर्टेस्का के बारे में तो नहीं बताने वाला कि वो क्या कर सकता है और क्या है, तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि हमारा सिटी लॉर्ड भी उसे प्रोवोक करने से डरता है और अगर तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, जितनी जल्दी हो सकता है निकल जाना। हिटोमी किन से कहती है किंजू क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो क्योंकि लॉर्ड आर्टेस्का हमारे पीछे लगा हुआ है। किन हिटोमी से कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर अभी अपनी स्ट्रेंथ को बहुत सा बढ़ाना है क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर जो 5 पॉइजनस बीस्ट वाला इवोल्यूशन मटेरियल था उसकी वजह से मेरी बॉडी के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। मुझे काफी सारे मॉन्स्टर्स की बॉडी के अंदर से गोल्डन ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। मैंने इस सिटी को छोड़ दिया तो मैं ये इस अपॉर्चुनिटी को खो दूंगा। किन हिटोमी से कहता है मुझे लगता है कि पहले हमें ब्लैक पैलेस में जाना चाहिए जहाँ पर हम लोगों ने अपनी टास्क को सबमिट किया था। हो सकता है कि वहाँ पर काफी सारे किंग लेवल के मॉन्स्टर्स आ चुके हों। तो नेक्स्ट सीन आर्टेस्का का दिखाया जाता है जो कि अपनी चेयर पर आराम से बैठा होता है। किन के ब्लड के साथ इसकी बॉडी का टेस्ट करने वाले डॉक्टर्स वहाँ पर आते हैं और आर्टेस्का से कहते हैं हम लोग इस मिशन में फेल हो गए हैं। आर्टेस्का उनसे कहता है अगर तुम लोग फेल हो गए तो इसका मतलब फेल हो गए हो, हमें दोबारा उस लड़के को चेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी उस लड़के की बॉडी के साथ मेरी बॉडी का मैच सिर्फ 30% तक है। अगर उसके पास गोल्डन ब्लड लाइन भी है भी वो 5th एरा का एक बहुत ही कमजोर इंसान है, मुझे उसकी बॉडी नहीं चाहिए। इसी वक्त एक और बंदा अंदर आता है और उसे कहता है लॉर्ड आर्टेस्का, लॉर्ड ऑरवेल तुमसे मिलना चाहते हैं। इस वक्त वो घर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आर्टेस्का उसे कहता है ठीक है उसे अंदर आने दो। मुझे लगता है कि लॉर्ड ऑरवेल को मुझे इस बारे में बताना ही पड़ेगा कि मैं इस वक्त क्या प्लान कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में किन और हिटोमी एंजाना के पास जाते हैं। एंजाना किन को ठीक देखकर उसे कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम बिल्कुल ठीक हो कि तुम्हें फिर भी इस बात में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर दोबारा तुम्हारी बॉडी के अंदर से जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस वाले सेल्स अवेकन हो जाते हैं तो इस बार तुम नहीं बच पाओगे। किन उसे कहता है क्या मैं अपनी बॉडी के अंदर से जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस वाले सेल्स को सप्रेस नहीं कर सकता। एंजेना उसे कहती है नहीं, तुम्हारी बॉडी के अंदर 5 पॉइजनस बीस्ट का क्रिस्टल है जिसको इवल विचेस ने बनाया था, इसकी वजह से वो तुम्हारी बॉडी के अंदर पूरी तरह से घुल मिल गया है। तुम अपने जेनेटिक इवोल्यूशन वाले सेल्स को सप्रेस नहीं कर सकते, इस वक्त भी तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है, लेकिन एक रास्ता है। केनो से कहता है तुमने तो कहा कि कोई भी रास्ता नहीं है, अब कौन सा रास्ता बचा है। एंजेना उसे कहती है मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक छोटा इंसेक्ट है तुम्हारे ब्लड को रिफाइन कर सकता है। जब तक तुम अपने उस छोटे कीड़े को इस बात की इजाजत दोगे कि वो तुम्हारी बॉडी के अंदर से गोल्डन ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करके उसको रिफाइन करता रहे, तुम्हारे ओरिजिनल ब्लड के अंदर जितने भी इस तरह के सेल्स होंगे जो कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस के लिए हैं, वो सारे के सारे खुद ही डिस्ट्रॉय होते जाएंगे। टॉमी कहती है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा ग्रेट न्यूज है, तो बस यहाँ पर अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। इन एंजेना से कहता है चलो ठीक है, अब मैं जाकर अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ाऊंगा और अपने ब्लड को गोल्डन ब्लड लाइन के साथ कम्प्लीटली चेंज करूंगा। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा मसला है। वो एंजेना से कहता है क्या तुम लॉर्ड आर्टेस्का के बारे में जानती हो। एंजेना उसे आर्टेस्का के बारे में बताती है। वो उसे कहती है आर्टेस्का हमारी 4th एज का एक हीरो है, हमारी 4th एज के फाइनल बैटल में उसने हिस्सा लिया था और काफी ज्यादा अच्छे रिमार्क्स आए थे। एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर है, वो वाकई में बहुत ज्यादा लकी है जो अभी तक जिंदा है, लेकिन लास्ट फाइट के दौरान वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था जिसकी वजह से उसका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा कम रह चुका है। उसका लाइफ स्पैन एंड तक पहुंच चुका है और उसे अपने लिए एक बॉडी की जरूरत है। और अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे पीछे है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही बात हो सकती है कि उसे तुम्हारी बॉडी चाहिए। वो तुम्हारी बॉडी को अपने लिए
यूज करना चाहता है। अगर तुम मुझसे पूछो कि तुम्हें क्या करना चाहिए तो मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि जल्दी से जल्दी ब्लैक हेलमेट सिटी को छोड़कर चले जाओ। किन उसे कहता है मुझे ये बताओ कि आखिर उसके पास कितने ज्यादा दिन है और कब वो दोबारा मेरे पर अटैक करने के लिए आएगा। एंजेना उसे कहती है और आर्टेस्का एक बहुत ही प्राउड वॉरियर है, अगर वो तुम्हें हासिल करने में एक बार नाकाम रहा तो वो दोबारा इस बारे में कोशिश नहीं करेगा। वैसे भी उसे एक दूसरी दुनिया के इंसान की बॉडी से ज्यादा अपने एरोनियंस की बॉडी का बेहतर तौर पर पसंद है। किन उसे कहता है अगर कभी लॉर्ड आर्टेस्का मुझे पकड़ने के लिए आता है तो क्या तुम मुझे प्रोटेक्शन दोगी। एंजेना उसे कहती है तुम्हारे पास 3 स्टार का रैंक है, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट जरूर करूंगी, तुम्हारी प्रोटेक्शन मेरी जिम्मेदारी है। एंजेना उसे कहती है तुम्हें मैंने ट्रीट किया है और उस ट्रीटमेंट के बदले में तुम्हारे काफी सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को ले लिया है। कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को लेने के बाद अब तुम्हारे पास सिर्फ 20,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स ही बचे हैं। मुझे बताओ कि मेरे पास से तुम्हें और कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए, और वो साथ ही उसके सामने इक्विपमेंट्स की लिस्ट को ओपन करती है। किन उसे कहता है मैंने अपने लिए किंग लेवल के बीस्ट को पकड़ने के लिए उसको अप्लाई किया था, उसके लिए मुझे 8,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स चाहिए। उन सभी को निकालकर मेरे पास सिर्फ 12,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स ही बचते हैं। किन एंजेना से कहता है तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पर काफी नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ एस रैंक के वेपन्स को खरीदना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसे ट्रेजर्स जो कि मेरी जान बचा सके। ये सारे के सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स तो मैं दोबारा कमा सकता हूँ। तो किन जल्दी से सिस्टम के अंदर चेक करता है, वहाँ पर जितने भी एस रैंक के वेपन्स होते हैं वो उन सभी को चेक करने वाला है। तो वहाँ पर सबसे पहले गार्डियन ऑफ द सोल के नाम से एक एस रैंक का ट्रेजर निकलता है और उसकी स्पेशल एबिलिटी ये होती है कि वो किसी भी तरह के साइकिक और मेंटल अटैक से इंसान को बचा सकता है जिसने उसको यूज किया हो। यहाँ कि अगर सामने वाला मॉन्स्टर 5th लेवल पर भी हो या फिर उससे कम भी हो, उसके मेंटल अटैक और साइकी अटैक से भी बचाया जा सकता है। फिर 2nd नंबर पर एक स्टोन होता है जिसका नाम शेप्ड एनर्जी स्टोन होता है, जो कि अपने अंदर जेनेटिक एनर्जी को स्टोर कर सकता है। इसके अंदर एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है और जब जरूरत हो इसके अंदर से जेनेटिक एनर्जी को निकाला भी जा सकता है। लेकिन जहाँ पर इन दोनों इक्विपमेंट्स को खरीद लेता है और इनको खरीदने के बाद एंजेना से कहता है मुझे ये दोनों ही चाहिए, नेक्स्ट टाइम मैं फिर से तुमसे मिलने के लिए आऊंगा कि यहाँ से आकर कुछ और खरीद सकूं। किन के जाने के बाद एंजेना किन की तरफ देखती है और कहती है मैं तो बस उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे जैसा वॉरियर इंसानियत की साइड पर ही रहे और कभी एक मॉन्स्टर ना बने। किन जहाँ से सीधा ब्लैक पैलेस में जाता है जहाँ पर उसने अपनी टास्क को अप्लाई किया था। वहाँ पर उसके लिए टोटल 16 डेड बॉडीज होती है, जिनमें से 14 किंग लेवल के बीस्ट की होती है, उनमें से 2 हाफ किंग लेवल के बीस्ट की बॉडीज होती है। किन उन सारी डेड बॉडीज को फ्लावी की डायमेंशनल स्पेस में रख लेता है और रिसेप्शन वाले बंदे से कहता है चलो ठीक है मैं ये सारी बॉडीज को एक्सेप्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट मिशन फिर से पोस्ट करता हूँ। अगर नेक्स्ट बॉडीज यहाँ पर आई तो मैं फिर से उनको लेने के लिए आऊंगा। किन कहता है इन सभी मॉन्स्टर्स की बॉडी के अंदर से मैं गोल्डन ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करूंगा और उसके बाद इन डेड बॉडीज को जाकर एंजेना को बेच दूंगा। रिसेप्शन वाला बंदा उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम अगली बार फिर से यहाँ पर आ सकते हो, हम तुम्हारी टास्क को दोबारा से अप्लाई करेंगे। तो वहाँ से उन सारी डेड बॉडीज को लेने के बाद किन अपने रूम में वापस आ जाता है और वापस आने के बाद किन अपनी जेनेटिक एनर्जी को स्टोर करने वाले क्रिस्टल को टॉमी को दे देता और कहता है तुम पहले इसको यूज करना सीखो, हाल में अपनी फ्लावी की डायमेंशनल स्पेस में जाकर उन सारे मॉन्स्टर्स की बॉडी के अंदर से गोल्डन ब्लड लाइन को एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ। और फिर किन अपनी फ्लावी की डायमेंशनल स्पेस के अंदर चला जाता है और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 144 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एंड ऑफ वर्ल्ड की एपिसोड 145 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था किन अपनी फ्लावी की डायमेंशनल स्पेस के अंदर चला जाता है ताकि वो वहां पर जाकर उसने जितने भी किंग लेवल के मॉन्स्टर्स को पकड़ा है उन सभी की बॉडी के अंदर से गोल्डन ब्लड लाइन को एक्सट्रैक्ट कर सके। तो ओलेग किन से कहता है लड़के चलो फिर स्टार्ट करो। किन उसे कहता है मैं इनकी बॉडी के अंदर से गोल्डन ब्लड लाइन को तो एक्सट्रैक्ट करूंगा ही, लेकिन साथ ही उसने अपने हाथ में इमोर्टल मेटल को पकड़ा होता है। ये वही क्रिस्टल है जो कि वो डेड किंग की बॉडी से निकाल कर लाया है। ओलेग से कहता है मैं इस बारे में सोच रहा हूँ अगर इस क्रिस्टल को मैं अपनी बॉडी के साथ फ्यूज कर लेता हूँ क्या मेरी पावर बढ़ेगी या नहीं। ओलेग उसे कहता है इस तरह के इमोर्टल सब्सटेंस को अपनी बॉडी के साथ इंटेग्रेट करने के लिए काफी सारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और इससे करने से तुम्हारी एनर्जी भी काफी ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिलहाल के लिए तुम्हें इसे अपनी बॉडी के साथ फ्यूज करना चाहिए क्योंकि पहले तुम्हें अपनी इवोल्यूशन की लिमिट तक पहुंचना होगा। अपनी इवोल्यूशन की लिमिट तक पहुंचे बिना अगर तुम इसे अपनी बॉडी के साथ फ्यूज करोगे तो तुम्हारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इसलिए इसके बारे में सोचने से अच्छा है तुम पहले इनकी बॉडी के अंदर से गोल्डन ब्लड लाइन को एक्सट्रैक्ट करो। किन उसे कहता है चलो फिर ठीक है। किन अपनी ब्लड स्ट्रिंग्स को निकालकर उनकी बॉडी के अंदर डालता है उन मॉन्स्टर्स की और उन मॉन्स्टर्स की बॉडी के अंदर से गोल्डन ब्लड लाइन को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। तो नेक्स्ट सीन यहीं पर एरोनिया के एक दूसरे सिटी का दिखाया जाता है जिसका नाम ब्लैक रॉक सिटी होता है। तो ब्लैक रॉक सिटी में भी काफी सारे लोग होते हैं। वो लोग कहते हैं हमारी इस माउंटेन के ऊपर काफी कुछ अजीब महसूस हो रहा है, लगता है कि जैसे कुछ बहुत ही बड़ा हादसा होने वाला है। दूसरा उनसे कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा, हो सकता है कि कुछ भी हो जाए। तीसरा उनसे कहता
है हम लोगों से तो ब्लैक हेलमेट सिटी वाले लोग ज्यादा अच्छे हैं। उनके पास एंजाना है और उनके पास ब्लैक पैलेस है जो कि उनकी रक्षा करता है, लेकिन हमें यहाँ पर इस माउंटेन में छोड़ दिया गया है, इस ब्लैक रॉक सिटी में, पर कोई भी हमारे पर कहीं से भी अटैक कर सकता है। में से एक कहता है क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं महसूस हो रहा है? ऐसे लगता है जैसे कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है। मुझे बहुत ही अजीब सी ब्लड की स्मेल आ रही है। तो वो लोग अभी यहीं पर अपने ही अनुमान लगा रहे होते हैं कि उसी वक्त ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। वो लोग जल्दी से भागना शुरू करते हैं और कहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, माउंटेन्स हिल क्यों रही है, लगता है कोई अर्थक्वेक आया है। जबकि बाद में उन्हें पता चलता है कि उनके ऊपर मॉन्स्टर्स ने अटैक किया है। तो वो लोग जल्दी से अपने डिफेंसेस को एक्टिव करते हैं और कहते हैं जितने भी इवोल्यूशनरीज है वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ, बाकी सभी लोग टेंट्स के अंदर चले जाओ, अपनी सोर्स कैनन को जल्दी से रेडी करो ताकि मॉन्स्टर से फाइट की जा सके। तो सिटी का जनरल भी वहीं पर होता है। जनरल कहता है ये मॉन्स्टर्स अचानक से कहां से निकल आए हैं, जबकि उसका साथी उसे कहता है जनरल आपको ये देखना चाहिए, यहाँ पर कोई एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। मॉन्स्टर्स का पूरा एक झुंड यहाँ पर आ रहा है और इनमें से काफी सारे किंग लेवल के मॉन्स्टर्स भी हैं। जनरल उन सभी से कहते हैं जल्दी से मेरे ऑर्डर्स जारी करो, हम सभी लोगों को ब्लैक रॉक सिटी को छोड़कर जाना होगा, अगर हम लोग यहीं पर रुकेंगे तो सभी लोग मारे जाएंगे। सोल्जर जल्दी से बाहर निकलकर कहता है जनरल के ऑर्डर है, लेकिन जैसे ही वो ये बात करता है उसी वक्त उसके सामने एक बड़ा सा एप मॉन्स्टर होता है। वो एप मॉन्स्टर कहता है मेरे जैसे बड़े किंग के सामने तुम सभी लोग कुछ भी नहीं हो और तुम लोग यहाँ से भागकर भी नहीं जा सकते। तो वो एप किंग मॉन्स्टर वहीं पर अपनी स्पेशल एबिलिटी को यूज करता है और वहाँ पर जितने भी एरोनियंस होते हैं उन सभी की बॉडी के अंदर से उनके ब्लड को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ये उसकी स्पेशल एबिलिटी है और वो उन सभी के ब्लड को उनकी बॉडी से निकाल लेता है और उस सारे के सारे ब्लड को पी जाता है और कहता है काफी लंबी अरसे के बाद मैं किसी इंसान के ब्लड को चख रहा हूँ और काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और फिर साथ ही वो किंग लेवल का मॉन्स्टर अपने बाकी के छोटे मॉन्स्टर से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इंसानों की जितनी भी गैदरिंग प्लेसेस हैं उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दो। आज हमें यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही मचानी है और इन सारे इंसानों के ब्लड को पीना है। और वो सारी मॉन्स्टर भागते हुए ब्लैक रॉक सिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं और जितने भी लोग बच जाते हैं वो सभी लोग पीछे की तरफ भागना शुरू करते हैं, ब्लैक पैलेस की तरफ, ब्लैक हेलमेट सिटी की तरफ। वो लोग कहते हैं ब्लैक रॉक सिटी की हालत तो बहुत ज्यादा बुरी है, पूरे का पूरा सिटी एनाइलेटेड हो चुका है, हर तरफ लाशें बिखरी होती है, जबकि कुछ हंटर्स अभी भी इन मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं और कुछ वहाँ से डर कर भाग रहे होते हैं। यहीं पर ब्लैक हेलमेट सिटी के भी 3 लोग वहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं। तो उनमें से एक लड़की मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही होती है, जबकि अपने दूसरे साथी से कहती है जल्दी से वापस जाओ और जाकर सिटी लॉर्ड को इस बारे में बताओ कि मैं यहाँ पर अपना सैक्रिफाइस देकर तुम्हारी जान बचा रही हूँ, तुम्हें जल्दी से वापस पहुंचना होगा और जिंदा पहुंचना। थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं वो लड़की उस मॉन्स्टर को तो मार देती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस लड़की को भी मार देता है। तो यहीं पर कुछ नए कैरेक्टर्स की एंट्री होती है। उनमें कोई अपने आप को किंग कहता है, उसका सबऑर्डिनेट उसे कहता है किंग क्या इन सभी लोगों को जो कि यहाँ पर मर गए हैं, क्या इन सभी को भी अनडेड बनाकर अपनी आर्मी में शामिल किया जाए? किंग उसे कहता है नहीं, इन सभी को अनडेड बनाने की जरूरत नहीं है कि ये सभी लोग मॉर्टल्स हैं और इनकी बॉडीज बहुत ज्यादा वीक है, मुझे अपने लिए वीक साथी नहीं चाहिए। तो यहीं पर किंग के अलावा भी एक और बंदा होता है। किंग उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है तुमने मुझसे जो कहा था वो सच होना चाहिए, इसी वजह से तो मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर वो बात झूठ निकली, मुझे लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तो इसका नुकसान तुम्हें ही होने वाला है। दूसरा बंदा किंग से कहता है ये दुनिया बहुत ज्यादा छोटी है, तुम्हारे अलावा मैंने बहुत सारे लोगों को इस बारे में बताया कि अगर हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो हम लोग इस पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, ना सिर्फ अपनी दुनिया बल्कि दूसरी दुनियाओं के ऊपर भी। तो यही बार उस छोटे स्नेक को भी दिखाते हैं जो कि उस बड़े स्नेक की बॉडी के अंदर से निकलकर भाग गया था। वो कहता है मैंने तो सोचा भी नहीं था कि उस लड़के को मारकर अपना बदला पूरा करने का टाइम बहुत ही जल्दी आ जाएगा, मैं उस लड़के को मार डालूंगा इन सारे लोगों के साथ मिलकर। तो वो भी उन सारे मॉन्स्टर के साथ मिलकर आगे बढ़ जाता है। तो किंग के साथ जो दूसरा बंदा है ये वही डेड किंग है। डेड किंग कहता है ये लोग यहाँ पर जितने ज्यादा लोगों को मारेंगे उतने ज्यादा लोग बाद में मेरे सोल्जर्स बनेंगे, क्योंकि मैं डेड किंग हूँ और मैं कॉर्प्सेस को दोबारा जिंदा कर सकता हूँ और ये सभी के सभी लोग मेरे लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, मेरी आर्मी बन सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा तो मेरा ही होने वाला है। रही बात उस लड़के की, उस लड़की को मैं जाकर बता दूंगा उसने मेरे पास से जो मेरा इमोर्टल मेटल लिया है मैं उसको वापस लेकर रहूंगा, अपनी चीजों को कोई इतनी आसानी से नहीं छीन सकता। तो नेक्स्ट इन ब्लैक हेलमेट सिटी का दिखाया जाता है। किन और हिटोमी दोनों होटल में बैठी होते हैं। हिटोमी किन से कहती है खाना तो काफी ज्यादा अच्छा है, फिर तुम इस खाने को खा क्यों नहीं रहे? फिर उसे कहता है हाँ खाना तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ पर म्यूटेंट बीस्ट के बारे में सोच रहा हूँ कि मुझे अभी भी मुझे काफी सारे किंग लेवल के मॉन्स्टर्स को पकड़ना होगा ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकूं। फिर वो दोनों ही उठकर बाहर चल देते हैं। किन उसे कहते हैं अब मुझे किंग लेवल के मॉन्स्टर्स की जरूरत है। उन किंग लेवल के मॉन्स्टर्स की बॉडी के अंदर से गोल्डन ब्लड लाइन को एक्सट्रैक्ट करके मैं अपने ब्लड को कम्प्लीटली प्योरीफाई कर सकता हूँ। जितनी जल्दी ये काम हो जाए उतनी ज्यादा बेहतर रहेगा। उसी वक्त सामने से एक बंदा चिल्लाकर कहता है चलो जल्दी से दरवाजा खोल दो, लॉर्ड लूरिन यहाँ पर आए हैं कि ब्लैक रॉक सिटी से है, जल्दी से उनके लिए दरवाजा खोल दो। जल्दी से दरवाजा खोलते हैं तो बाहर से काफी सारे लोग भागते हुए इस तरफ आ रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं इन सभी को हुआ क्या है, ये सभी लोग भागते हुए क्यों आ रहे हैं? वो सभी लोग रोते हुए कहते हैं ब्लैक रॉक सिटी वो तबाह हो चुका है, मॉन्स्टर सीधे इसी तरफ आ रहे हैं। ये बात सुनते ही ब्लैक हेलमेट सिटी के लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो सभी लोग भागते हुए वहाँ पर आते हैं। सबसे पहले तो उनका ब्लड टेस्ट किया जाता है रूल्स के मुताबिक।
मुताबिक, क्योंकि अगर वो बाहर से आए हैं तो उनकी बॉडी में वायरस हो सकता है। किन भी उन सभी की तरफ देखता और कहता है ब्लैक रॉक सिटी से सिर्फ कुछ ही लोग यहाँ पर बचकर आ सके हैं, कि पूरे सिटी की आर्मी को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। ताकि कुछ बहुत ही बड़ी मूवमेंट हुई है। किन टॉमी से कहता है चलो इन सभी के पीछे चलते हैं और चल के देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वहीं पर उनकी नजर डाइजू और घी किंग के ऊपर पड़ती है। वो दोनों भी उनके पीछे चल रहे होते हैं। किन कहता है लगता है कि ये दोनों भी इनके साथ ही अंदर जा रहे हैं ताकि ये लोग भी जाकर सिटी लॉर्ड से पूछ सके क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। नेक्स्ट सीन सिटी लॉर्ड के मेंशन का दिखाया जाता है। सिटी लॉर्ड के ऑफिस के अंदर सिटी लॉर्ड तो बैठे होते हैं और उनके साथ बाकी के सिटीज के सिटी लॉर्ड भी आकर बैठे होते हैं। ये सभी लोग यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। ब्लैक रॉक सिटी के मेयर कहते हैं बाकी के सारे सिटीज तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, सिर्फ मेरे सिटी का मैं ही यहाँ से बचकर आ सका हूँ, जबकि मेरा भी पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो चुका है। मॉन्स्टर्स ने चारों तरफ से अटैक किया और वो बहुत सारे थे। अगर तुम सभी लोग यहाँ पर ब्लैक पैलेस में बैठकर अपने आप को सेफ नहीं रख रहे होते, हम सभी को वहाँ पर अपनी जान नहीं गंवाना पड़ती। हमारी आधी पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तुम सभी लोग यहाँ पर ब्लैक हेलमेट सिटी की प्रोटेक्शन में बैठे हुए हो। ब्लैक हेलमेट सिटी के लॉर्ड ऑरवेल उसे कहते हैं अब हम इस बारे में सोचने का क्या फायदा, जबकि वो सारे मॉन्स्टर्स ने ये बात साबित कर दी है कि वो हम सभी को मारना चाहते हैं, इसलिए वो सभी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी वो ब्लैक हेलमेट सिटी तक भी पहुंच जाएंगे, हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। एक और लॉर्ड उनसे कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हमें पहले दुश्मन से फाइट करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लैक हेलमेट सिटी अभी तक बचा है तो हमें इसे बचा कर रखना होगा। इसी वक्त एक बंदा बाहर से आता है और आकर उनको बताता है आउटसाइडर्स भी अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं। क्योंकि लॉर्ड्स उसे कहते हैं क्या हुआ। सिटी लॉर्ड उनसे कहते हैं हमारे सिटी के अंदर दूसरी दुनिया के काफी सारे इंसान आए हुए हैं जो कि फिफ्थ एरा से हैं और वो भी यहाँ पर हमारी मीटिंग में बैठना चाहते हैं। वो भी जानना चाहते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। लॉर्ड ऑरवेल उनसे कहते हैं वो सभी लोग फिफ्थ एरा के एलीट वॉरियर्स हैं और इस वक्त हम लोग एक बहुत बड़ी मुश्किल में है और मुझे लगता है कि वो लोग हमारी काफी सारी हेल्प कर सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनको भी यहाँ पर आने दिया जाए। और फिर उन सभी को भी अंदर आने दिया जाता है। किन और हिटोमी भी उन सभी लोगों के साथ होते हैं, तो ये सभी लोग अंदर आकर बैठ जाते हैं। तो सिटी लॉर्ड शाओ वैंग का भाई उनसे कहता है आज यहाँ पर हो क्या रहा है, आज हमें सिटी गेट से बाहर जाने की इजाजत क्यों नहीं मिली, हम लोग तो मॉन्स्टर्स को मारने के लिए जाने वाले थे, तुम सभी लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम सभी लोग किसी जंग की तैयारी कर रहे हो। लॉर्ड ऑरवेल उसे कहते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने एक साथ अटैक कर दिया है और हमारे आयरोनिया के बहुत सारे सिटीज के ऊपर अटैक करके उन्होंने सिटीज को बर्बाद कर दिया है और वो बहुत ही जल्दी तक पहुंचने वाले हैं, तकरीबन 6 घंटे में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। किन उसे कहता है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर का लेवल क्या है। तो सिटी लॉर्ड उसे कहते हैं वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि किंग लेवल से भी अबव है, वो एम्परर लेवल के मॉन्स्टर्स भी हो सकते हैं। डाइजू कहती है तो लगता है कि हमें यहाँ पर बहुत ही टफ बैटल करना पड़ेगी। लॉर्ड ऑरवेल उसे कहते हैं तुम तो वाकई में एक मिडिल स्कूल के हीरो की तरह हो, तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इस टफ बैटल को कर पाओगी। डाइजू उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर ब्लैक पैलेस की अनजाना के अंडर बैठकर अपने आप को सेफ रख सकते हैं। लॉर्ड ऑरवेल उसे कहते हैं ये बात सच है कि हमारे ब्लैक पैलेस के ऊपर एक प्रोटेक्शन शील्ड है ना, हमें प्रोटेक्ट करती है अनजाने खतरों से, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी है, हमें फाइट करना होगी। लॉर्ड ऑरवेल उन सभी से कहते हैं ये वाली फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, तुम सभी लोग वो हमारे एरोनियंस हो या फिर दूसरी दुनिया के इंसान हो, अगर तुम सभी लोग हमारे साथ फाइट नहीं करना चाहते तुम लोग सभी लोग ब्लैक पैलेस में जाकर छुप कर बैठ सकते हो एंजाना की प्रोटेक्शन में। किंग शाओ वैंग का भाई उसे कहता है क्यों नहीं, इतनी ज्यादा डेंजरस बैटल होगी, मेरे लिए तो उतना ज्यादा अच्छा है, मैं इस फाइट में सबसे आगे रहूंगा। बाकी के सारे भी इंसान उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम सभी लोग भी तुम्हारा साथ देंगे इस फाइट को जीतने में, हम सभी लोग तो यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आए हैं। भी उनसे कहता हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। लॉर्ड ऑरवेल उन सभी से कहते हैं तुम सभी लोग तो वाकई में फिफ्थ एरा के एलीट सोल्जर्स हो, तुम सभी के साथ की मदद से हम लोग अपने ब्लैक हेलमेट सिटी को बचा पाएंगे। बैटल के एंड होने के बाद तुम सभी लोगों को जो भी इस बैटल में जीतेंगे उन सभी को इनाम दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले चलो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग इस फाइट को कैसे करने वाले हैं और कैसे इस फाइट को जीत सकेंगे। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 145 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एंड ऑफ वर्ल्ड के एपिसोड 146 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ब्लैक हेलमेट सिटी के मेयर ऑरवेल, किन और उसके बाकी के सारे साथी जो कि फिफ्थ एरा से यहाँ पर आए हैं उन सभी को भी मीटिंग में बुला लेते हैं और वहीं पर बैठकर वो लोग वार स्ट्रेटेजीज को डिस्कस करते हैं कि आखिर हम लोग इन मॉन्स्टर्स का मुकाबला कैसे करेंगे। कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने वहाँ पर उनके सिटीज के ऊपर अटैक कर दिया और काफी सारे सिटीज को बर्बाद कर दिया है। अपनी वार स्ट्रेटेजीज को कम्प्लीट करने के बाद वो सभी लोग बाहर ग्राउंड में आ जाते हैं क्योंकि ये सभी लोग अब
यहीं से आके वार की तैयारी करने वाले हैं। बहुत ही जल्दी वो मॉन्स्टर्स इनकी दीवार तक पहुंच जाएंगे। लॉर्ड ऑरवेल अपने एरोनियंस के साथ होते हैं, जबकि किन हमारा हिटोमी के साथ होता है और वहीं पर तामो भी होता है। हिटोमी किन से कहती है यही बंदा वो तामो है जिसने हमारे साथ वहाँ पर बुरा किया और साथ ही इसने हमारे पास से एक सोर्स क्रिस्टल भी ले लिया। तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने इसे सोर्स क्रिस्टल दिया था। तामो किंजी के पास आता है और उसे कहता है क्या तुम्हारा नाम किंजू है? किन उसे कहता है हाँ मेरा नाम ही किंजू है। किन उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर फिर से मुझसे कुछ भीख मांगने के लिए आए हो? मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं देने वाला। तामो से कहता है मुझे लगता है कि लास्ट टाइम की वजह से तुम अभी तक मुझसे गुस्सा हो, लेकिन वो तो सिर्फ एक बिजनेस डील थी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उस बारे में तुम्हें मुझसे नाराज होने की जरूरत है। किन उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे सोर्स क्रिस्टल चाहिए, इसी वजह से तुम फिर से मेरे पास आ खड़े हुए हो, क्योंकि अगर मेरे पास सोर्स क्रिस्टल नहीं होता तो तुम यहाँ पर कभी मेरे सामने खड़े होकर इस तरह बात नहीं कर रहे होते। तामो से कहता है तुम तो कुछ ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। चलो ठीक है, मुझे अभी भी एक सोर्स क्रिस्टल की जरूरत है ताकि मैं अपनी एबिलिटीज को ट्रू ओरिजिन को जान सकूं और अपनी पावर्स को एनहेंस कर सकूं, और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास एक सोर्स क्रिस्टल है, तो क्या तुम अपने सोर्स क्रिस्टल को मुझे बेचना चाहोगे? तुमने उसे 4000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स में खरीदा है, तो मैं तुम्हें 4000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देने को तैयार हूँ। किन उसे कहता है नहीं तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें अपने सोर्स क्रिस्टल को बेचूं। ये बात सुनते ही तामो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है लड़के लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। किन जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है मुझे तुम्हारे साथ कोई बिजनेस नहीं करना, तुमने पहले ही हमारे पास एक सोर्स क्रिस्टल को छीन लिया है, तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ इस तरह का कोई भी ट्रेडिंग नहीं करूंगा। तामो उसकी बात सुनने के बाद अपना कुल्हाड़ा उठाता है और किन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो पीछे से उसके ऊपर अटैक करने लगा है। उसी वक्त लॉर्ड ऑरवेल वहाँ पर आते हैं और तामो से कहते हैं तामो ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है कि इस वक्त हमें वॉरियर्स की जरूरत है और तुम लोग यहाँ पर आपस में फाइट नहीं कर सकते। तामो लॉर्ड ऑरवेल की बात सुनने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाता है और किन से कहता है मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, कहीं यहीं पर मॉन्स्टर्स क्या तुम मारे मत जाना, क्योंकि अगर तुम मार गए तो तुम्हारी स्पेस रिंग में तुमसे छीन लूंगा। किन हिटोमी से कहता है चलो हिटोमी हम दोनों ब्लैक पैलेस में चलते हैं और चल के देखते हैं कि एंजेना क्या कहती है। तो ये सभी लोग ब्लैक पैलेस के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर एंजेना इन सभी से बात करने वाली है। एंजेना क्योंकि यहाँ का दिमाग है और वो यहाँ पर एक प्रोटेक्शन शील्ड को भी क्रिएट कर सकती है। पिछले कई सालों से एंजेना ने ब्लैक हेलमेट सिटी को बचा कर रखा हुआ है। एंजेना उनसे कहती है ब्लैक हेलमेट सिटी में अपनी एनर्जी शील्ड है, लेकिन अगर हम लोग ब्लैक पैलेस को उस एनर्जी के साथ कवर रखेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे अटैक्स होंगे तो इससे हमारी बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम होगी। इसलिए तुम सभी लोगों को जो भी यहाँ पर वॉरियर्स हैं उन सभी को मैदान में जाकर मॉन्स्टर से फाइट करना होगी ताकि उनके डिफेंसेस को वीक किया जा सके। मैं यहाँ पर ब्लैक पैलेस से उनके ऊपर अटैक करूंगी और यहाँ पर ब्लैक हेलमेट सिटी को प्रोटेक्ट रखूंगी। और यहीं पर उन्हें वार स्ट्रेटेजी के बारे में बताती है कि हम लोग यहाँ पर इस पूरे वार एरिया को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। सबसे पहले जायंट फॉरेस्ट के पीछे वाला एरिया होगा, हम लोग फॉरेस्ट की दूसरी तरफ फाइट करेंगे, मॉन्स्टर्स को वहीं पर रोकने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ब्लैक हेलमेट सिटी की दीवारों के बाहर उनको रोकेंगे। और हमारा वार जोन का तीसरा हिस्सा वो ब्लैक हेलमेट सिटी होगा, क्योंकि अगर वो लोग दोनों लेयर्स को तोड़ते हुए यहाँ तक पहुँच आए तो इसका मतलब वो ब्लैक हेलमेट सिटी के अंदर पहुँच जाएंगे। जेना उनसे कहती है ये फाइट हमारी दुनिया को बचाने के लिए है, अगर तुम सभी लोग यहाँ पर अच्छे से फाइट करते हो और मॉन्स्टर्स को हरा देते हो एरोनियंस दोबारा जिंदा रहेंगे, लेकिन अगर तुम मॉन्स्टर्स को नहीं हरा पाते तो इस पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर मॉन्स्टर्स का राज होगा और एरोनियंस का नामो निशान मिट जाएगा, ये एरा कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और जो लोग भी यहाँ पर फाइट करेंगे अपनी फाइट को रिकॉर्ड करेंगे, फाइट के एंड होने के बाद उन्हें बहुत सारे ट्रेजर्स दिए जाएंगे, उन्हें उनके इनाम मिलेंगे। साथ ही वो अपने पास से कुछ बीड्स उनको देती है और कहती है ये स्पेशल बीड है जो कि ग्लोरी माइक्रो चैप्टर है, इसको तुम लोग अपने पास रखोगे, इसके अंदर तुम्हारी हर एक हरकत को नोट किया जाएगा और इसी को यूज करते हुए तुम ट्रांसमीटर की तरह भी यूज कर सकते हो, मैं तुम सभी के ऊपर नजर रख सकती हूँ। अगर तुम लोग इस बीड को अपने पास रखोगे तो जब मैं ब्लैक पैलेस के साथ के ऊपर अटैक करूंगी तो ब्लैक पैलेस तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा, तुम सभी लोग शील्ड के अंदर आसानी से आ जा पाओगे। इन और हिटोमी को भी एक एक बीड मिलता है और फिर वो सभी लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंजेना उनसे कहती है जाओ और जाकर फाइट करो और मॉन्स्टर्स को दिखा दो कि हम एरोनियंस इतने भी वीक नहीं है। किन और हिटोमी भी बैरिक्स के बाहर आ जाते हैं। किन हिटोमी से कहता है एरोनियंस तो काफी ज्यादा फास्ट है, मॉन्स्टर्स को देखते ही ये सभी लोग फाइट करने के लिए रेडी हो गए हैं। किन और हिटोमी वहीं पर खड़े होते हैं। लॉर्ड ऑरवेल वहाँ पर आते हैं और कहते हैं हाँ हम लोग काफी ज्यादा फास्ट है, क्योंकि हमें पता है कि हमें अपने सिटी को बचाना है, बाकी के सारे सिटी तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, अब सिर्फ ब्लैक हेलमेट सिटी बचा है। साथ ही वो किन से कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम सभी लोग हमारे लिए यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो गए। फिर साथ ही वो किन से कहते हैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को परेशान होने की जरूरत नहीं है, फाइट के दौरान मेरी टीम यहाँ पर तुम्हारी प्रोटेक्शन का खास ख्याल रखेगी, हालांकि तुम हमारी तरफ से फाइट कर रहे हो। किन उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स के हाथों मारा जाऊँ, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। लॉर्ड ऑरवेल उसे कहते हैं चलो ये तो बहुत ही अच्छा है। फिर साथ ही वो उड़ते हुए हवा में चले जाते हैं और कहते हैं मुझे जरा देखने दो कि वो दुश्मन कहाँ तक पहुँचा है। तो ऊपर जाने के बाद वो अपने सभी लोगों से कहते हैं तो
तो सभी लोग बहुत ज्यादा होशियार रहना। मॉन्स्टर जहाँ पर आएंगे उन सभी के ऊपर अटैक करना। फिर साथ ही वो अपनी कैनन्स के अंदर से मिसाइल्स को लॉन्च करते हैं। वो सभी लोग अपने मिसाइल्स की तरफ देखते हैं और कहते हैं हमारे ब्लैक हेलमेट सिटी के पास तो काफी कुछ है। बाकी के जो लॉर्ड जहाँ पर आए होते हैं वो लोग कहते हैं ब्लैक हेलमेट सिटी के लोग के पास काफी सारे डिफेंसेस है, इसी वजह से ब्लैक हेलमेट सिटी अभी तक बचा हुआ है। मॉन्स्टर्स उनके काफी करीब पहुंच चुके हैं तो वो अपने मिसाइल्स के साथ उनके ऊपर अटैक करते हैं। वॉरियर्स कहते हैं ये मॉन्स्टर्स तो काफी ज्यादा फास्ट है, मिसाइल्स उन तक पहुंचने तक इनकी तादाद भी ज्यादा है। ये लोग तो काफी सारे बचकर आगे निकल आए हैं, हमें भी इनसे खुद ही फाइट करना होगी, कहीं ऐसा ना हो कि ये दीवार तक पहुंच जाए। कैप्टन लू ताई अपने सोल्जर से कहते हैं चलो सभी लोग रेडी हो जाओ, अब आगे हमारी बारी है, हमें इन मॉन्स्टर से फाइट करनी है। जल्दी से जल्दी अपनी दीवारों को स्ट्रेंथन करो। और वो अपने पास से अपने एनर्जी क्रिस्टल्स को निकालते हैं और जाकर दीवार के ऊपर फिक्स करते हैं ताकि वो दीवार की एनर्जी शील्ड को क्रिएट कर सके। जैसे वो लोग अपने एनर्जी क्रिस्टल्स को दीवार में लगाते हैं तो वहाँ पर एक एनर्जी शील्ड बन जाती है। मॉन्स्टर्स भागते हुए आकर दीवार के साथ टकराते हैं लेकिन वहीं पर नीचे गिर जाते हैं क्योंकि वो लोग इस दीवार को पार करके आगे नहीं जा सकते। दीवार के इर्द गिर्द तो एक शील्ड बनी हुई है, वो दीवार को तोड़ भी नहीं सकते। एक सोल्जर कैप्टन लू ताई से कहता है कैप्टन लू ताई हमारे एनर्जी क्रिस्टल्स के अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, ये मॉन्स्टर्स तो बहुत ज्यादा है, अगर ये बार बार दीवार के साथ टकराते रहे तो पूरी दीवार को तोड़ देंगे और एनर्जी शील्ड बेकार हो जाएगी। कैप्टन लू ताई से कहता है चलो फिर ठीक है, लगता है कि हमें दूसरी स्ट्रेटेजी को अपनाना होगा, दीवार के अंदर एक छोटा सा होल कर दो, यानी कि एक थोड़े से एरिया से शील्ड को तोड़ दो ताकि मॉन्स्टर्स थोड़ी तादाद में अंदर आए, जैसे वो अंदर आएंगे हम उन्हें मार देंगे। वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, वो एक जगह से शील्ड को हटाते हैं तो मॉन्स्टर्स दीवार को तोड़कर अंदर आ जाते हैं। जैसे वो अंदर आते हैं क्योंकि उनकी तादाद कम होती है वो दीवार का होल काफी छोटा होता है, इसी वजह से एरोनियन जंप करते हुए उनके ऊपर अटैक करते हैं और उन मॉन्स्टर्स को वहीं पर मारना स्टार्ट करते हैं। और यहीं पर हमारे तामो को भी दिखाते हैं। तामो कहता है लगता है कि मेरे शाइन करने का वक्त आ गया है, चलो जल्दी से इन मॉन्स्टर्स को मारते हैं। डाइयू और ही किंग वो भी वहाँ पर एक बड़े से स्नेक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं। लू ताई उनकी तरफ देखता और कहता है वाकई में हमारे लॉर्ड ऑरवेल ने सही कहा था, ये लोग फिफ्थ एरा के एक्सपर्ट्स हैं, ये तो फाइट करने में काफी ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए हमें इन सभी के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। किंग कैप्टन लू ताई से कहता है इसको क्या लगता है कि हमारे पास अगर एबिलिटीज नहीं है तो हम लोग यहाँ पर एरोनियन में आते ही क्या करने के लिए, हम लोग यहाँ पर रूइंस में ट्रेजर्स लेने के लिए आए हैं, हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग तो होंगे। हिटोमी से कहता है हिटोमी चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें भी इस फाइट में आगे बढ़ना है क्योंकि यहाँ पर म्यूटेंट बीस्ट बहुत ज्यादा है और मुझे नहीं लगता कि जो लाइन ऑफ डिफेंस इन सभी म्यूटेंट बीस्ट को यहाँ पर रोक पाएगा। हम दोनों भी आगे बढ़ते हैं और फाइट करते हैं। वहाँ पर एक और बड़ा सा स्नेक मॉन्स्टर होता है। हिटोमी अपनी टाइम एबिलिटी को यूज करते हुए उस बड़े स्नेक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही होती है। वो अपनी टाइम एबिलिटी के साथ पहले तो उसको बहुत ज्यादा स्लो करती है और फिर साथ उसको एजेड कर देती है। लॉर्ड ऑरवेल और साथ में ब्लैक रॉक सिटी के लॉर्ड वो दोनों अंदर बैठे होते हैं ब्लैक पैलेस के अंदर और वहीं पर से एंजाना की स्क्रीन के ऊपर ये सब कुछ देख रही होती है। वो लोग कहते हैं इस लड़की के पास तो टाइम कैपेसिटी की एबिलिटी है। लॉर्ड ऑरवेल उसे कहते हैं टाइम कैपेसिटी की एबिलिटी बहुत ज्यादा पावरफुल एबिलिटी है लेकिन जिसमें एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है। फिर साथ ही वो किन की तरफ देखते हैं जो कि एक बड़े से लाइन मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है बियर हैंड्स के साथ। लॉर्ड ऑरवेल कहते हैं ये लड़का बाकी सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो वाकई में फिफ्थ एरा के एलिट्स है। किन सिर्फ एक ही किक के साथ अपने वाले मॉन्स्टर को मार देता है और हिटोमी भी अपने वाले स्नेक मॉन्स्टर को मार देती है। किन हिटोमी से कहता है चलो आगे चलते हैं क्योंकि मुझे किंग लेवल के मॉन्स्टर्स को मारना है। हिटोमी उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, चलो आगे चलते हैं। जाने से पहले वो कैप्टन लू ताई से कहती है यहाँ पर सब कुछ संभाल लेना क्योंकि हम लोग आगे जा रहे हैं मॉन्स्टर्स के लेयर में। कैप्टन लू ताई उसे कहता है तुम लोग भी वहाँ पर अपना ध्यान रखना, यहाँ पर हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। बैटलफील्ड के ऊपर जगह जगह के ऊपर धमाके हो रहे हैं, ब्लैक पैलेस के अंदर से मिसाइल्स छोड़े जा रही हैं और किन और हिटोमी वो दोनों ही अपनी फाइट को जारी रखे हुए हैं। किन अपने भाले के साथ मॉन्स्टर्स के गले काट रहा है। हिटोमी किन से कहती है वैसे तो इन म्यूटेंट बीस्ट को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होता है ताकि हम इनको मारकर बॉडी से सोर्स एनर्जी को निकाल सके, लेकिन यहाँ पर तो हर तरफ म्यूटेंट बीस्ट ही बीस्ट नजर आ रहे हैं। किन उसे कहता है लेकिन ये सारे के सारे तो सिर्फ कैनन फोल्डर्स हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा वीक है, इनके असली मास्टर्स तो इनके पीछे हैं क्योंकि अभी तक मेरा सामना किसी भी किंग लेवल के मॉन्स्टर के साथ नहीं हुआ, इसलिए सभी लोग मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। मुझे एक किंग लेवल का मॉन्स्टर चाहिए। वहीं पर एक बड़ा सा वोल्फ मॉन्स्टर होता है जो कि वाकई में एक लॉर्ड लेवल का म्यूटेंट बीस्ट होता है। वो मॉन्स्टर वहाँ पर खड़ा जोर से चिल्ला रहा होता है और बाकी के सभी लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें तो लगा था ये एक नॉर्मल बीस्ट है लेकिन वो किंग लेवल का बीस्ट है। किन और हिटोमी वहीं पर खड़े होते हैं। हिटोमी किन से कहती है लो तुम यहाँ पर एक किंग लेवल के मॉन्स्टर को मारना चाहते थे और तुम्हारे सामने किंग लेवल का मॉन्स्टर आ चुका है। तो वो जो किंग लेवल का मॉन्स्टर होता है वुल्फ मॉन्स्टर, उसके पास स्पेशल एबिलिटी होती है ग्रेविटी को मैनिपुलेट करने की। वहाँ पर अपनी स्पेशल पावर्स को यूज करते हुए उसके इर्द गिर्द जितने भी सोल्जर उससे फाइट कर रहे होते हैं उन सभी को हवा में उड़ा देता है। तो वो ग्रेविटी को कम करके इन सभी को उड़ा भी सकता है और ग्रेविटी को बहुत ज्यादा बढ़ाकर इन सभी के ऊपर प्रेशर भी डाल सकता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इस बड़े मॉन्स्टर को कैसे मारने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एंड ऑफ वर्ल्ड की एपिसोड 147 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एक बड़ा सा किंग लेवल का बीस्ट निकलता है जो कि एक वुल्फ मॉन्स्टर होता है। उसकी स्पेशल एबिलिटी ग्रेविटी को कंट्रोल करना होता है और वो वहां पर ग्रेविटी को कंट्रोल करते हुए उसके आसपास जितने भी एरोनियंस फाइट कर रहे होते हैं उन सभी को हवा में उड़ा देता है। जबकि बाकी के जो एरोनियंस वहां पर खड़े उसकी तरफ देख रहे होते हैं वो सभी लोग कहते हैं ये तो एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट है। वो जल्दी से कहते हैं तामो और बाकी के सभी सोल्जर्स को यहाँ पर बुलाओ ताकि वो इस बीस्ट के साथ फाइट कर सके। तो तामो के साथ साथ कुई और लेगल का नाम लेते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा एलीट सोल्जर्स हैं। अभी वो लोग वहाँ पर तामो को बुलाने वाले होते हैं कि उसी वक्त हमारा किन अपना बाला लेकर बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है। वो लोग कहते हैं ये तो वो फॉरेनर लड़का है जो कि दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया है। ऐसे लगता है कि इस बड़े बीस्ट को हरा पाएगा। ये तो यहाँ पर अकेले ही इस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए चला गया है। तो किन अपने बाले के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है तो वो मॉन्स्टर जंप करते हुए किन के अटैक को अवॉइड कर लेता है और फिर साथ ही जबरदस्त धाड़ लगाता है। वो किन के ऊपर अपनी ग्रेविटी को यूज करते हुए प्रेशर डालता है जिससे किन ग्राउंड के ऊपर प्रेशर के साथ गिरता है। वो पहले तो हवा में उड़ रहा था लेकिन उसकी ग्रेविटी के प्रेशर की वजह से वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। किन कहता है मुझे लगता है कि ये यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटी को कंट्रोल नहीं कर रहा बल्कि मेरे ऊपर फोर्स फील्ड को डाल रहा है जिसकी वजह से मैं आगे हिल नहीं पा रहा। किन कहता है चाहे ये सिर्फ फोर्स फील्ड हो या फिर ओरिजिनल ग्रेविटी की पावर हो लेकिन ये काफी नहीं है मुझे सुप्रेस करने के लिए। और किन उसकी ग्रेविटी के प्रेशर के अंडर से बाहर की तरफ निकलता है और बड़ी स्पीड से उसके ऊपर अटैक करते हुए आगे बढ़ता है। फिर अपने बाले के साथ उसके मुंह पर अटैक करता है जबकि वो सामने से अपने पंजे के साथ किन के ऊपर अटैक करता है। इन उसे कहता है तुम यहाँ पर सिर्फ मेरे हाथ से मरने वाले हो चाहे तुम कितनी यहाँ पर फील्ड ऑफ फोर्स को यूज कर लो। किन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने इर्द गिर्द भी अपनी ब्लू फ्लेम्स को रिलीज करता है और अपने पंच में अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद सामने की तरफ एक जबरदस्त पंच लगाता है और अपने स्पेशल पंच को फ्लेम कैनन फिस्ट का नाम देता है। तो जैसे किन अपनी फ्लेम फिस्ट के साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। तो जैसे किन उसको खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगता है यहाँ पर तामो की एंट्री होती है। तामो अपने कुल्हाड़े के साथ उस बड़े से बीस्ट को सेंटर से दो हिस्सों में काट देता है और कहता है मैंने तो इस मॉन्स्टर को सिर्फ एक ही अटैक के साथ मार दिया है। फिर साथ ही वो किन से कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ और तुम्हें इस बारे में थैंक यू कहने की भी जरूरत नहीं है। अब क्योंकि इस मॉन्स्टर को यहाँ पर मैंने मारा है तो इसका इवोल्यूशनरी मटेरियल भी मेरा होगा, चलो निकलो यहाँ से। सिटी लॉर्ड जो कि ब्लैक पैलेस की स्क्रीन के ऊपर ये सब कुछ देख रहे होते हैं वो तामो से कहते हैं तामो ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि दूसरों के शिकार को छीनना ये बिल्कुल भी गलत बात है, हमारी इस वार में ये सब कुछ अलाउ नहीं किया जाएगा। तामो से कहता है मैं तो यहाँ पर किसी से कुछ भी नहीं छीन रहा, तो बस इस लड़के की हेल्प कर रहा हूँ ताकि इस लड़के को बड़े मॉन्स्टर से बचाया जा सके। चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी कहो मैं तो यहाँ पर जिसको भी हेल्प की जरूरत होगी उसकी हेल्प करूंगा। और साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। किन उसे कहता है तुम यहाँ पर मेरी हेल्प नहीं कर रहे बल्कि तुम यहाँ पर मुझे लूट रहे हो। तामो से कहता है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, जाओ जाकर किसी और को मार लो। किन उसे कहता है नहीं मेरी आदत ऐसी नहीं है, अगर कोई बंदा मुझसे मेरी कोई चीज छीन लेता है तो मैं उसको मार डालता हूँ या फिर उससे अपनी चीज वापस लेता हूँ, तुम यहाँ से इतनी आसानी से तो नहीं जा सकते। तामो गुस्से के साथ किन से कहता है कमीने कहीं के बात ठीक है कि इस वार के दौरान हम लोग अपने कॉमरेड्स को नहीं मार सकते, ना ही हम लोग ब्लैक हेलमेट सिटी के अंदर तुम्हें मार सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इस बैटलफील्ड के ऊपर मैं बहुत सारे दुश्मनों को मारता हूँ तो उसके बाद ब्लैक पैलेस मुझे इनाम देगा, अगर मैं यहाँ पर तुम्हें भी मार देता हूँ तो इसके बदले में मुझे सजा भी नहीं दी जाएगी। किन भी अपने बाले पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है मैं भी बिल्कुल इसी तरह सोच रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर तुम्हें मार भी देता हूँ तो ब्लैक पैलेस वाले मुझे कुछ नहीं कहेंगे। वो दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। एक तरफ से किन अपने बाले को यूज कर रहा है, दूसरी तरफ से तामो अपने कुल्हाड़े को यूज करता है। दोनों की पावर्स जब आपस में टकराती है तो तामो पीछे की तरफ गिर जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी लड़के की स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा है। लॉर्ड ऑरवेल और ब्लैक रॉक सिटी के सिटी लॉर्ड वो दोनों ही अंदर से स्क्रीन के ऊपर देख रही होती हैं और कहती हैं हमारा तामो इस लड़के से हार जाएगा। ब्लैक रॉक सिटी लॉर्ड कहते हैं और जाकर इन सभी को फाइट करने से रोको, अपने लोगों को वहाँ पर भेजो, अगर ये दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करेंगे तो सिटी को कौन बचाएगा। लॉर्ड ऑरवेल उसे कहते हैं तुम्हें यहाँ पर इन दोनों को रोकने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो मामला है वो एक दूसरे की डेथ से ही खत्म होगा। इन दोनों में से यहाँ पर आज एक मर जाएगा और दूसरा जिंदा रहेगा और जो भी जिंदा रहेगा वो हमारे लिए काफी ज्यादा कुछ कर सकता है। तामो और किन अभी भी फाइट कर रही होती है। किन तामो के ऊपर अटैक करता है जिससे वो पीछे की तरफ गिरता है, क्योंकि तामो भी अपने कुल्हाड़े के साथ किन के ऊपर अटैक करता है लेकिन किन पीछे की तरफ जंप करते हुए उसके कुल्हाड़े के ऊपर अपना पाँव रख लेता है और फिर साथ ही अपने बाले को उसकी चेस्ट के अंदर दंसा देता है। लेकिन जैसे ही वो अपने बाले को उसकी चेस्ट के अंदर दंसाता है उसी वक्त तामो की आंखें रेड कलर में चमकना शुरू हो जाती हैं और उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारा किलिंग ऑरा निकल रहा होता है कि तामो ने कुछ दिन पहले यहाँ पर सोर्स क्रिस्टल को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किया था, जिसकी वजह से अब तामो अपनी बॉडी को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकता है और वो एक बीस्ट में चेंज हो सकता है। और इस नई पावर को ये लोग यहाँ पर ब्लड डीमन की पावर कह रहे हैं। वो हंसते हुए किन से कहता है ये मेरी ब्लड डीमन की पावर है और वो सामने की तरफ से किन के ऊपर अटैक करता है। किन जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। तामो से
कहता है ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि मेरे पास ज्यादा सोर्स क्रिस्टल्स नहीं थे। अगर मेरे पास एक और सोर्स क्रिस्टल होता मैं अपनी एबिलिटीज की ट्रू स्ट्रेंथ को जान पाता और मैं यहाँ पर कम्प्लीटली ब्लड डीमन में चेंज हो सकता था और सिर्फ एक ही अटैक में यहाँ पर तुम्हें मार दिया होता। किन उसे कहता है लगता है कि अब तुम्हारी बॉडी के अंदर भी एनर्जी क्रिस्टल बन गया होगा। इसका मतलब अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार देता हूँ तो तुम्हारा एनर्जी क्रिस्टल मेरे काम आएगा। तामो फिर से गुस्से के साथ अपने कुल्हाड़ी को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। केन उसे कहता है हाँ बिल्कुल ऐसे ही, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और मेरे पर अटैक करो, देखते हैं कि हम में से कौन जीतता है। केन वहीं पर हवा में जंप करते हुए अपने बाले को सामने की तरफ फेंक देता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। केन का बाला फिर से उसकी बॉडी के अंदर जाकर दंस जाता है। तामो के मुंह से ब्लड भी निकल रहा होता है पर तामो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन साथ ही तामो फिर से अपनी पावर्स को इनहेंस करता है और किन से कहता है चाहे तुम कोई सा भी मूव यूज कर लो, मेरे डिफेंसेस बहुत ज्यादा टफ है। मेरा ब्लड डीमन ये मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। किन उसे कहता है तुमसे पहले भी मैं तुम्हारे जैसे किसी मॉन्स्टर से फाइट कर चुका हूँ जिसे लगता था कि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा टफ है, पर वो लॉर्ड सांटो की बात कर रहा होता है जिसके पास कंप्लीट मेटल की पावर थी और तुम उससे जरा भी अलग नहीं हो, यानी कि मैं अगर उसको डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ तो तुम्हें भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और किन अपने भाले के अंदर अपनी ब्लू फ्लेम्स को एक्टिवेट करता है तो वो ब्लू फ्लेम्स उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है और तामो की बॉडी के अंदर एक सुराख हो जाता है जिससे वो वहीं पर नीचे गिर जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी डीमन ब्लड की पावर के साथ भी तुम मुझे कैसे बेच सकते हो। केन उसे कहता है इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर केन अपने बाले को उठाता है और कहता है तुमने यहाँ पर मुझसे जो भी छीना है अब वो वापस लेने का वक्त आ चुका है। तामो यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से अपने बीट को एक्टिवेट करता है और सिटी लॉर्ड से कहता है सिटी लॉर्ड प्लीज मेरी जान बचाओ वरना ये लड़का मुझे मार डालेगा। और वो चिल्ला चिल्ला कर सिटी लॉर्ड से कह रहा होता है मेरी जान बचाओ। उस बीट के अंदर से स्क्रीन एक्टिवेट होती है और किन से कहा जाता है लड़के तुमने यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को साबित कर दिया है, तुमने तामो को हरा दिया। हम लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि तुम तामो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि तुम तामो को एक मौका दो ताकि वो यहाँ पर और ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार सके। लॉर्ड आरवेल अपने लोगों से कहते हैं और लैगल को बोलो कि जल्दी से वहाँ पर जाएं और जाकर तामो को बचाएं। किन तामो से कहता है तो क्या तुम भी इस बात से एग्री करती हो, क्या तुम्हें इस बात का पछतावा है। तामो से कहता हाँ मैं सरेंडर करता हूँ, एक बार मैं रिकवर कर लूँ उसके बाद मैं यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारकर इस सभी को कंपनसेट करूंगा। किन उसे कहता है तुम्हारा ये आइडिया मुझे सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। उसी वक्त कुई और लैगल भी भागते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। किन उसे कहता है आइडिया वाकई में अच्छा है, तुमने यहाँ पर सरेंडर करने की बात की है और मुझे कंपनसेट भी करोगे, लेकिन अफसोस यहाँ पर तुम्हारी जान लेने से मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। और साथ ही वो अपने बालों को फिर से उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है और तामो को मार देता है। कोई और लैगल भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने इसे क्यों मार डाला। हिटोमी उन दोनों से कहती है क्या तुम्हें अभी भी इस बारे में पूछने की जरूरत है, इस लड़के ने यहाँ पर हमारे पर अटैक करके हमें मारने की कोशिश की है तो क्या हम लोग इसको नहीं मार सकते। लैगल और कोई उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर खामोश होकर खड़े हो जाते हैं। लैगल किन से कहता है क्या तुमने सुना नहीं, सिटी लॉर्ड ने क्या कहा, सिटी लॉर्ड ने कहा था कि तुम इसको नहीं मार सकते, इसे एक मौका दिया जाए। किन उसे कहता है तो मैंने इसको मार दिया तो क्या तुम दोनों यहाँ पर इसका बदला लेना चाहोगे। लैगल तो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन कोई उसे कहता है हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, अगर तामो इसके हाथों से मारा गया है तो इसका मतलब यह है कि ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें इसे फाइट नहीं करनी चाहिए। कोई किन से कहता है अब जबकि तुमने तामो को मार दिया है तो तुम्हें तामो की जगह पर यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा ताकि तुम एरोनिया के लिए कुछ कंपनसेट कर सको। किन उसे कहता है तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पर पहले से ही मॉन्स्टर्स को ही मारने के लिए आया हूँ। ब्लैक रॉक सिटी के लॉर्ड कहते हैं हमने यहाँ पर तामो को खो दिया है, लेकिन ये लड़का अब हमारी तरफ से फाइट करेगा इन मॉन्स्टर्स के साथ, यानी ये अच्छी बात है या बुरी बात है। सिटी लॉर्ड ऑरवेल कहते हैं मैं तो बस उम्मीद करता हूँ कि ये लड़का यहाँ पर इस तरह का कोई और एक्शन ना करे, और मुझे लगता है कि तामो के मुकाबले में इस लड़के को इस्तेमाल करना ज्यादा आसान है। तामो बहुत ज्यादा एरोगेंट था। तो किन और हिटोमी फिर से आगे बढ़ जाते हैं, वो बैटलफील्ड में जाकर मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। हिटोमी का मुकाबला फिर से एक बड़े से जायंट स्नेक मॉन्स्टर के साथ होता है। किन हिटोमी से कहता है तुम्हें यहाँ पर अपनी ज्यादा एनर्जी को यूज करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, अभी हमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स से फाइट करना पड़ेगी। हम लोगों को यहाँ पर ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स हैं। उसी वक्त किन ऊपर की तरफ देखता है तो काफी सारे मिसाइल सामने की तरफ जा रहे होते हैं, सामने काफी बड़े धमाके होते हैं, सारे लोग पीछे की तरफ भागना शुरू करते हैं। तो कह रहे होते हैं चलो जल्दी से जल्दी सेकंड लेयर में पहुंचो क्योंकि फर्स्ट लेयर को तोड़ा जा चुका है, मॉन्स्टर्स अंदर आ गए हैं। हिटोमी से कहता है चलो हम लोग भी चलते हैं। तो वो सभी लोग भागते हुए उस बड़े जंगल के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर उनकी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। वो सारे के सारे डीमन पेड़ हैं, अभी उनके साथ टच होता है, वो उसको पकड़ लेते हैं। रोनियंस को तो इस बारे में पता है, वो लोग भागते हुए जंगल के बीच से निकल आते हैं, जबकि किन वहीं पर एक पेड़ के पीछे छुपकर पीछे की तरफ देख रहा होता है। किन कहता है वो मॉन्स्टर्स हमारे पीछे क्यों नहीं आ रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग डरकर वहीं पर रुक गए हैं। यहीं पर ब्लैक पैलेस के अंदर का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं। मीटिंग में इन्हें बताया जाता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमने 50,000 मॉन्स्टर्स को मारा है, जबकि हमारे
3000 सोल्जर्स मारे गए हैं, लेकिन इन 50,000 मॉन्स्टर्स में सिर्फ 3 ही किंग लेवल के मॉन्स्टर्स थे। पता नहीं ये किंग लेवल के मॉन्स्टर्स अपीयर क्यों नहीं हो रहे और अभी तक इनके किंग का कोई भी सुराग नहीं है। पता नहीं इनका किंग कहाँ पर है जो कि इन सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पर लीड करके आया है, और ऊपर से बीस्ट मास्टर का भी कुछ भी पता नहीं। लेकिन जैसे वहाँ पर किंग और बीस्ट मास्टर अपीयर होंगे उसके बाद रियल बैटल स्टार्ट होगी। लॉर्ड ऑरवेल उनसे कहते हैं जबकि वो मॉन्स्टर्स वहाँ पर उन पेड़ों के पास से गुजरने वाले हैं तो अपने सोल्जर्स को रेस्ट करने दो जब तक कि वो उन पेड़ों के बीच से गुजरते हैं। पेड़ उनके साथ खुद ही निपट लेंगे। तो यहीं पर हम लोग अपने एपिसोड 147 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। एंड ऑफ वर्ल्ड के एपिसोड 148 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था चारों सिटी लॉर्ड्स अपने ऑफिस में बैठे ये सब कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस वार में उन्होंने क्या खोया और क्या पाया है और अभी तक वार की स्ट्रेटेजीज किस तरह काम कर रही है। लॉर्ड ऑरवेल उनसे कहते हैं अब जबकि वो सारे के सारे डीमन मॉन्स्टर्स वो हमारे उन ट्रीज के अंदर घुस चुके हैं, यहाँ पर वो सारे ट्रीज उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं जो हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। इसी वजह से अपने सोल्जर्स को रेस्ट देनी चाहिए। तब तक हमारे सोल्जर्स रेस्ट कर लेंगे और जब वो उस फॉरेस्ट को पार करेंगे तब उनके ऊपर अटैक करेंगे। यहीं पर नेक्स्ट सीन मॉन्स्टर्स की आर्मी का दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्नेक भी है जिस स्नेक ने पहले किंग के साथ फाइट की थी। अब उसका साइज काफी छोटा हो चुका है। बड़े से एप मॉन्स्टर के गले में लिपटा होता है और कहता है यहाँ पर इस बैटलफील्ड पर कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं पर इस बैटल के दौरान ही मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है और बहुत ही जल्दी वाकई में मैं एक बीस्ट मास्टर बन जाऊंगा और मेरा लेवल किंग लेवल तक पहुंच जाएगा और उसके बाद मैं उस लड़के को नहीं छोड़ूंगा, मैं उससे बदला लूंगा। बीस्ट मास्टर डेड किंग से कहता है कि ब्लैक पैलेस बहुत ही पावरफुल वेपन है। डेड किंग उसे कहता है लेकिन तुम तो यहाँ पर अपने साथ बहुत सारे पावरफुल म्यूटेंट बीस्ट को लेकर आए हो। इसी ब्लैक पैलेस के साथ निपटने के लिए तो हम लोग इतने ज्यादा म्यूटेंट बीस्ट को लेकर आए हैं। और साथ ही डेड किंग सोच रहा होता है चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए, चाहे ये म्यूटेंट बीस्ट ही क्यों ना यहाँ पर मरे या फिर इंसान मरे, इससे मुझे ही फायदा होने वाला है क्योंकि मैं डेड किंग हूँ और मैं इन सभी की बॉडीज को दोबारा से रिवाइव करके अपनी आर्मी खड़ी कर सकता हूँ। बीस्ट मास्टर अपने सारे मॉन्स्टर से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो, अपने टैक्टिक्स को चेंज करो, मेरे लिए इस फाइट को जीतो। तो सारे के सारे मॉन्स्टर्स फिर से भागते हुए आगे तरफ बढ़ते हैं। सिटी लॉर्ड चिल्लाकर उन सभी से कहते हैं चलो जल्दी से, तुम्हारी रेस्ट खत्म हो चुकी है, इन मॉन्स्टर्स का जाकर सामना करो। मुझे नहीं लगता कि वो डीमन पेड़ इन सभी को ज्यादा देर तक रोक पाएंगे। तो वो सारे मॉन्स्टर्स भागते हुए उन पेड़ों के बीच से गुजरने लगते हैं। तो उसी वक्त वो डीमन पेड़ अपनी डालियों को आगे बढ़ाते हैं और उन सभी को अपनी डालियों में पकड़ लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो कुछ मॉन्स्टर्स को वहाँ पर पकड़ते हैं तो उनमें से कुछ मॉन्स्टर जो कि अपने मुंह से आग निकाल सकते हैं वो पीछे खड़े होकर उन सभी के ऊपर आग से अटैक करते हैं, यानी कि वो उस डीमन फॉरेस्ट के ऊपर आग लगा देते हैं ताकि उन सारे पेड़ों को जलाया जा सके। जबकि उनमें से कुछ उड़ने वाले मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि अपने मुंह के अंदर से पॉइजन निकाल रहे होते हैं और कुछ पोकेमॉन मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि उनके ऊपर अपने कांडों से अटैक करते हैं और उन बेलों को काट देते हैं। तो ब्लैक हेलमेट सिटी का जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी बेकार हो चुका है क्योंकि ये डीमन पेड़ उन मॉन्स्टर्स को ज्यादा देर तक यहाँ पर रोक नहीं सकते। तो यहीं पर एक डायनासोर मॉन्स्टर की तरफ भी दिखाते हैं, उसका सामना एक एरोनियन के साथ होता है। एरोनियन अपनी तलवार उठाता है और कहता है तुम मॉन्स्टर्स को मैं अपने घर को बर्बाद नहीं करने दूंगा, और अपनी तलवार उठाकर उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन उस मॉन्स्टर की स्किन काफी ज्यादा टफ होती है। सेम उसी वक्त एक और मॉन्स्टर पीछे से निकल आता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। यहीं पर एक और लड़की आती है और उसकी जान बचा लेती है, उस मॉन्स्टर को किक मारते हुए। उससे कहती है जरा अपना ध्यान रखो, यहाँ पर चारों तरफ मॉन्स्टर्स हैं। वो लड़का उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। तो वो लड़की उसे कहती है हम सभी लोग एक ही सिटी के लोग हैं, हम सभी को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारे एरोनियंस फिर से आ जाते हैं और इन मॉन्स्टर के साथ फाइट करना स्टार्ट करते हैं। जबकि किन और हिटोमी की तरफ भी दिखाते हैं। किन और हिटोमी वो भी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। किन हिटोमी से कहता है तुम्हें अपनी एनर्जी को बचाकर रखना होगा, थोड़ी पावर को यूज करते हुए इन कमजोर मॉन्स्टर्स को मारो क्योंकि आगे हमारा सामना बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स के साथ होने वाला है। तो हिटोमी अपने वाले मॉन्स्टर को मारने के बाद नीचे उतर आती है और उसे कहती है क्या तुम अपनी फायर के साथ इस मॉन्स्टर को नहीं जलाने वाले? किन उसे कहता है नहीं, मैं यहाँ पर अपनी फायर का यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये डीमन फॉरेस्ट है, अगर मैंने यहाँ पर फायर को यूज किया तो सारा फॉरेस्ट जल जाएगा। लेकिन जैसे वो दोनों पीछे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर मॉन्स्टर्स ने पूरे डीमन फॉरेस्ट को आग लगा दी होती है। किन कहता है मुझे लगता है कि म्यूटेंट बीस्ट ने अपने टैक्टिक्स को चेंज किया है, तो हमें भी अपने टैक्टिक्स को चेंज करना पड़ेगा। तो डीमन फॉरेस्ट के अंदर जितने भी लोग छुपे होते हैं वो सारे भागते हुए ब्लैक हेलमेट सिटी की तरफ भाग जाते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से अपनी जान बचाओ। लगता है कि अब हमें फाइनल बैटल के लिए तैयार होना पड़ेगा क्योंकि हमारी दोनों लाइन ऑफ डिफेंस बर्बाद हो चुकी है। अब ये मॉन्स्टर ब्लैक हेलमेट सिटी की दीवार के करीब पहुंच जाए हैं। किन और हिटोमी अभी वहीं पर खड़े होते हैं कि एक स्नेक मॉन्स्टर अपने मुंह के अंदर से पॉइजन थूकता है। किन जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और हिटोमी को साइड पर करते हुए उस पॉइजन
एक्सप्लोजन से बचाता है। अपने साथ ही वो अपने पंख निकालकर ऊपर हवा में उड़ जाता है और कहता है लगता है कि मुझे भी अब अपनी फायर को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने खुद ही जंगल को जला दिया है, तो अब जंगल के चलने का डर नहीं है। तो वो वहीं पर अपने भाले को सामने करते हुए उसके सामने जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी को अपनी फायर से जला देता है और फिर उड़ता हुआ ब्लैक हेलमेट सिटी में वापस चला जाता है। यही वह ब्लैक हेलमेट सिटी के इर्द गिर्द एक पावरफुल शील्ड को भी दिखाते हैं, जो कि सिर्फ टोकन वाले एरोनियंस को ही अंदर आने देती है। किन और हिटोमी जब ब्लैक पैलेस के अंदर आ जाते हैं उसी वक्त दिखाते हैं कुछ बहुत ही पावरफुल हाथी मॉन्स्टर्स पीछे से निकलते हैं और ग्राउंड के ऊपर अपने पैर जोर जोर से मार रहे होते हैं। एरोनियंस कहते हैं अब हम लोग क्या करें, अब ये सारे मॉन्स्टर्स दोबारा से हमारी दीवार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही जल्दी हेलमेट सिटी के अंदर आ जाएंगे। दूसरा साथी उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे ब्लैक हेलमेट सिटी के इर्द गिर्द एक एस लेवल की शील्ड है जिसे तोड़ना इन मॉन्स्टर्स के लिए मुमकिन नहीं, लेकिन अगर इन लोगों ने हमारी इस शील्ड को तोड़ दिया तो उसके बाद ये लोग ब्लैक हेलमेट सिटी के अंदर आ जाएंगे और हमारे सभी लोगों को मार डालेंगे। उसका साथी उसे कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अपने लोगों को मरने नहीं दूंगा। तो कैप्टन लूता ही जल्दी से दीवार के ऊपर खड़े हो जाती है और अपने लोगों से कहती है जहाँ पर मेरे पीछे ये पूरे का पूरा हमारा घर है, हम अपने घर को इन मॉन्स्टर्स के हाथों बर्बाद होने नहीं दे सकते, हम सभी को मिलकर फाइट करना होगी। और वो उन सभी लोगों का हौसला बढ़ाता है, जबकि दूसरी तरफ से मॉन्स्टर्स की टोली में से बहुत सारे हाथी मॉन्स्टर्स निकलते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और उनका वजन ज्यादा होता है। इसी वजह से वो एक लाइन बनाकर आकर उनकी दीवार के सामने खड़े हो जाते हैं और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर अपना पाँव मारते हैं। और जहाँ जहाँ पर ग्राउंड के ऊपर अपने पाँव मारते हैं वहाँ पर क्रैक्स पड़ना शुरू होते हैं और ब्लैक हेलमेट सिटी के ऊपर जो शील्ड होती है वो भी हिलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर ग्राउंड को शेक करके उस शील्ड को क्रैक करने की कोशिश कर रही है। किन भी वहीं पर दीवार के ऊपर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है, तो वो मॉन्स्टर्स भागते हुए दीवार के काफी करीब आ जाते हैं। किन कहता है चलो देखते हैं कि अब ब्लैक हेलमेट सिटी के पास ऐसा क्या है जिससे ये मॉन्स्टर्स को रोक पाए। तो वहीं पर दीवार के ऊपर बड़ी बड़ी गन्स लगी होती है और उन गन्स के अंदर से लेजर बीम शूट होती है। सामने वाले मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक होता है जहाँ पर जबरदस्त धमाके होते हैं। तो दीवार पर खड़े सोल्जर्स अपने कंट्रोल रूम को बताते हैं कि मॉन्स्टर्स सफिशिएंट रेंज में पहुंच चुके हैं, तो अब उनके ऊपर अटैक किया जा सकता है। कंट्रोल रूम में बैठी लड़की उनसे कहती है चलो फिर ठीक है अभी मैं अटैक करने वाली हूँ, और वो अपनी लेजर गन्स को यूज करते हुए उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करती है और उन मॉन्स्टर्स को वहीं पर मार देते हैं। जबकि उनमें से काफी सारे मॉन्स्टर्स उड़ने वाले भी होते हैं, तो वो लोग कहते हैं ऊपर वाले मॉन्स्टर्स का भी ध्यान रखो, और उसी वक्त वो अपनी शील्ड को एक्टिवेट करते हैं तो उसके अंदर से काफी सारी रेड कलर की इलेक्ट्रिसिटी निकलती है और ऊपर उड़ने वाले मॉन्स्टर्स के ऊपर पड़ती है, जिससे वो सारे ग्राउंड पर आकर गिर जाते हैं। तो यहाँ ग्राउंड के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर्स की लाशें पड़ी होती है, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स कुछ तो धमाके से मारे गए और कुछ इलेक्ट्रिसिटी से ऊपर से नीचे गिरे हैं। किन भी ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ब्लैक हेलमेट सिटी के पास तो काफी सारी पावर है, इन्होंने यहाँ पर कितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार दिया है, लेकिन ये म्यूटेंट बीस्ट भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे, ये फिर भी आगे की तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि इन्हें मिशन मिला हो इस दीवार को तोड़कर अंदर घुसना है। सिटी लॉर्ड भी कहते हैं अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इतने सारे मॉन्स्टर्स के मरने के बाद भी ये मॉन्स्टर्स आगे क्यों बढ़ रहे हैं, इन्हें तो अब यहाँ से डर कर भाग जाना चाहिए था। दूसरा सिटी लॉर्ड उसे कहता है क्योंकि ये सभी लोग सिर्फ कैनन फोडर्स है, इन सभी को यहाँ पर मरने के लिए आगे भेजा गया है, जबकि इनका बीस्ट मास्टर वो तो अभी पीछे है जो कि इनको कंट्रोल कर रहा है। अगर हमने इनमें से किंग लेवल के मॉन्स्टर्स या फिर बीस्ट मास्टर को नहीं मारा तो ये सभी लोग नहीं भागेंगे, ये सिर्फ इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। सिटी लॉर्ड कहते हैं चलो ठीक है देखते हैं कि जो हमारी फुल स्ट्रेंथ के साथ अरे वेपन्स की पावर्स को कैसे बर्दाश्त कर पाती है। वो अपने कंट्रोल रूम से कहते हैं अपनी गन्स की फुल आउटपुट को आउटलेट करो, फुल पावर के साथ इनके ऊपर अटैक करो, और वो अपनी दीवारों के ऊपर लगी हुई लेजर गन्स को फुल चार्ज करते हैं और उन सभी के ऊपर जबरदस्त अटैक करते हैं। मॉन्स्टर्स पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। सिटी लॉर्ड कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छा है, कि अब ये डर का पीछे भागने वाले हैं। तो जैसे ही वो मॉन्स्टर्स डर कर पीछे की तरफ भागना शुरू करते हैं, लॉर्ड ऑरवेल कहते हैं हमारा आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है कि फुल पावर के साथ इनके ऊपर अटैक किया जाए तो ये डर कर पीछे की तरफ भागेंगे, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि इनके पीछे जो बीस्ट मास्टर है या फिर किंग लेवल के मॉन्स्टर्स है क्या वो इन्हें भागने देंगे? नहीं, वो इन्हें नहीं भागने देंगे। और वाकई में ऐसा ही होता है, जो मॉन्स्टर डर कर पीछे की तरफ भागते हैं जैसे हवा का एक बॉन्डर निकलता है और वो सारे के सारे उसमें कैद हो जाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं, क्योंकि बाकी के सभी लोग मुझे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर तो इन छोटे मॉन्स्टर से भी पावरफुल कोई मॉन्स्टर है। किन और हिटोमी भी वहीं पर खड़ी होती है। किन और हिटोमी से देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। ओलेग उसे कहता है लड़की अब मैं इसको क्या कहूँ, क्या हमारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है या फिर हमारी किस्मत बुरी है, क्योंकि अब जितने भी मॉन्स्टर्स है वो सारे किंग लेवल के मॉन्स्टर्स है। कंट्रोल रूम के अंदर बैठे हुए सिटी लॉर्ड्स भी वो भी काफी ज्यादा हैरान और घबराए हुए होते हैं। वो कहते हैं ये सारे के सारे तो किंग लेवल के मॉन्स्टर्स है, लगता है कि मिस्टी फॉरेस्ट के जितने भी किंग लेवल के बीस्ट है वो सारे यहाँ पर आ गए हैं। लगता है कि यहाँ पर टोटल 50 लॉर्ड लेवल के मॉन्स्टर्स है और ये सारे के सारे अपने 5th लेवल पर होंगे। हमारी पावरफुल एस रैंक की शील्ड भी इन सभी का सामना नहीं कर पाएगी, ये हमारी शील्ड को तोड़कर अंदर घुस आएंगे और वो अपने सोल्जर्स को
पीछे हटने का कहते हैं, जबकि यहीं पर डेड किंग का सीन दिखाते हैं। डेड किंग किंग के पास जाता है और उसके सामने झुकते हुए कहता है, इस मोमेंटम के साथ अगर हम लोग आगे बढ़ते रहे तो बहुत ही जल्दी ब्लैक हेलमेट सिटी तबाह हो जाएगा और आप ब्लैक हेलमेट सिटी के ऊपर कब्जा कर लेंगे। किंग उसे कहता है ये काम इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि एरोनियंस बहुत ज्यादा टफ है। उसके साथ खड़ा बंदा कहता है, सर वो इतने ज्यादा टफ है तो हम उन सभी की हड्डियां तोड़ देंगे और उन्हें अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देंगे। किंग उसे कहता है, चलो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हमारे लोगों की सेफ्टी को पहले रखा जाए, देखना कि यहाँ पर और ज्यादा कैजुअलिटीज ना हो। जबकि डेड किंग इसी बारे में सोच रहा होता है, इन लोगों को यहाँ पर एहतियात करने की जरूरत नहीं है, जितने ज्यादा लोग मरेंगे मेरे लिए उतना ज्यादा अच्छा होगा। मैं यहाँ पर इस किंग को बेवकूफ बनाकर ले आया हूँ, इस वार से सबसे ज्यादा फायदा तो मेरा होने वाला है। और साथ ही वो लड़का भी इस वक्त इसी सिटी के अंदर है, इससे मुझे मौका मिलेगा तो सबसे पहले तो मैं उसी लड़के को मारने वाला हूँ। जबकि किंग भी दीवार पर एक्साइटेड होना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सामने एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। एंड ऑफ वर्ल्ड की एपिसोड 148 के लास्ट में हमने देखा था बैटलफील्ड के ऊपर 50 किंग लेवल के मॉन्स्टर्स निकल आते हैं। किंग दीवार के ऊपर खड़ा ओलेग से कहता है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता जा रहा हूँ क्योंकि मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई है। ओलेग उसे कहता है, तुम्हें एक्साइटेड होना भी चाहिए क्योंकि जो हमें चाहिए वो इस वक्त हमारे सामने है। यहाँ पर बहुत सारे किंग लेवल के मॉन्स्टर्स है, इन सभी को मारने के बाद बहुत ही जल्दी हम दोनों लेवल अप करने वाले हैं। किंग ओलेग से कहता है, लेकिन इसके लिए हमें इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा। ओलेग उसे कहता है, तो क्या तुम्हें डर लग रहा है? किन उसे कहता है, नहीं मुझे इतना ज्यादा डर नहीं लग रहा जितना ज्यादा इन सभी को लग रहा है। यहाँ पर जरा नीचे देखो, यहाँ पर जितने भी एरोनियंस हैं वो सारे के सारे इस इमोशन से भरे पड़े हैं। ये सभी लोग डरे हुए हैं, लेकिन मैं इन सभी की तरह इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि जाकर कहीं पर किसी कोने में जाकर छुप जाऊँ और जाकर डर के मारे कांपना शुरू कर दूं। और यहीं पर एक मदर और बच्चे को भी दिखाया जाता है। बच्चा रोते हुए अपनी मॉम से कहता है, मॉम मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, फादर को जल्दी से दीवार से बाहर नीचे बुला लो ताकि वो हमारे साथ आकर रहे। उसकी मॉम उसे कहती है, तुम्हारे फादर एक सोल्जर है, वो यहाँ पर हम सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए मॉन्स्टर्स से फाइट कर रही है, वो हम सभी की जान बचाएंगे। एक बार तुम्हारे डैड इन सारे मॉन्स्टर्स को मारकर यहाँ से भगा दे, उसके बाद मैं और तुम्हारे डैड हम दोनों मिलकर तुम्हें सिटी के बाहर लेकर जाएंगे खेलने के लिए। तो किन ऊपर खड़ा ये सब कुछ नोटिस कर रहा होता है। किन कहता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि चुपचाप दुआएं मांग रहे हैं, जबकि बहुत सारे एरोनियंस हैं जो कि इनसे फाइट कर रहे हैं। तो इन सभी के इन इमोशंस को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि मैंने भी किसी प्यारे को खोया है, लेकिन मुझे इन सारे मॉन्स्टर्स से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और साथ ही किन अपने पंख निकालता है और उड़ता हुआ हवा में चला जाता है और कहता है, मुझे इन सभी से डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं एक हंटर हूँ, सभी लोग मेरा शिकार है। तो किन हवा में उड़ता हुआ चला जाता है, जबकि कंट्रोल रूम के अंदर बैठे हुए सभी लोग स्क्रीन के ऊपर किन को देख रहे होते हैं। वो कहते हैं, ये तो वही लड़का है जो कि 5th एरा से यहाँ पर आया है, तो वाकई में एक वार हीरो है। सिटी लॉर्ड कहते हैं, हम सभी लोग इन हीरोज से पीछे नहीं रह सकते, दूसरी दुनिया से आए हुए लोग हमारी यहाँ पर इतनी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, हमें भी यहाँ पर अचीवमेंट को हासिल करना होगा। वो लेगल और कोई से कहते हैं, चलो जल्दी से तुम लोग भी आगे बढ़ो और जाकर मॉन्स्टर्स को मारो, ऐसा ना हो कि सारा क्रेडिट दूसरी दुनिया से आए हुए लोग ले जाए। लेगल और कोई से कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। और वो लोग भी मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आगे निकल जाते हैं। और यहीं पर हमारे ही किंग की तरफ भी दिखाया जाता है। ही किंग दीवार के ऊपर खड़ा होता है और कहता है, ये सभी लोग तो पागल हो गए हैं, वहाँ पर 50 किंग लेवल के मॉन्स्टर्स हैं, सभी लोग उनके साथ फाइट करना चाहते हैं। जबकि उसके ग्रुप के अपने वार गार्ड भी आगे बढ़ जाते हैं। वो उनसे कहता है, तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुम भी इन सभी पागलों का साथ देने के लिए तो नहीं जा रहे? तुम्हें लगता है कि हम इतने सारे मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर पाएंगे? यहीं पर रहो और हम लोग अपने आप को सेफ रख सकते हैं। दूसरा सिटी लॉर्ड उसे कहता है, हम दोनों दोबारा से इकट्ठे पिएंगे अगर मैं यहाँ पर जिंदा बचा। अभी दीवार के ऊपर से नीचे छलांग लगा जाता है। हे किंग कहता है, तो यहाँ पर सर्वाइव करने की जरूरत ही क्या है, हम लोग यहाँ पर एक पैलेस के कवर में आसानी से रह सकते हैं, जब ये फाइट एंड हो जाएगी तो वापस चले जाएंगे। लेकिन इन मॉन्स्टर से फाइट करके मरना, ये कहाँ की समझदारी है। नीचे का सीन भी दिखाया जाता है, सभी लोग भागते हुए उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा किन भी ग्राउंड के ऊपर उतर आता है, तो उसका सामना एक बड़े से हाथी मॉन्स्टर के साथ होता है। किन उसे कहता है, फॉलिंग स्नो डायमेंशन में मेरा सामना एक बड़े से हाथी मॉन्स्टर के साथ हुआ था, तो आज फाइनली दोबारा से किंग लेवल का मॉन्स्टर मेरे सामने है, चलो देखते हैं क्या है तुम क्या कर सकते हो। वो हाथी मॉन्स्टर अपनी सूंड के साथ किन के ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर एक धमाका होता है, किन जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है और कहता है, आज चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी कर लो, तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले हो। और किन अपने बाले के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर एक और जबरदस्त धमाका होता है और फिर
साथ ही किन ऊपर की तरफ जंप करते हुए उसे कहता है तो क्या तुम रेडी हो मरने के लिए। और फिर साथ ही वो ऊपर वाली साइड से उसके सर के ऊपर अपने भाले से अटैक करता है और वहाँ पर अपनी ब्लू फ्लेम के साथ एक जबरदस्त धमाका करता है। तो वहाँ पर ग्राउंड में काफी बड़ा गड्ढा बनता है, लेकिन वो हाथी मॉन्स्टर अभी तक जिंदा होता है और वो उठने के बाद फिर से अपनी सूंड के साथ किन के ऊपर अटैक करता है। किन उसे कहता है मैंने कहा था कि मर जाओ, लेकिन तुम इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाले। वो अपने भाले को सामने करते हुए अपनी ब्लू फ्लेम के साथ उसके ऊपर फिर से अटैक करता है और सिर्फ इस बार एक ही स्ट्राइक के साथ वो उस बड़े से किंग लेवल के हाथी मॉन्स्टर को मार देता है। लीगल और कोई भी वहीं पर खड़े ये सब कुछ देख रही होती है। वो कहती है ये लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ इसने किंग लेवल के मॉन्स्टर को मार दिया। अंजना भी उसकी तारीफ करते हुए कहती है ये लड़का वाकई में किंग ऑफ एरा बनने के लायक है। ओले किन से कहता है तुम्हें यहाँ पर अपनी फुल फ्लेम के साथ इसकी पूरी बॉडी को जलाना नहीं चाहिए। ठीक है तुम इन मॉन्स्टर्स को मारना चाहते हो, लेकिन इतनी बुरी तरह से मत मारो कि इनका ब्लड भी जल जाए। तुम्हें इनकी बॉडी के अंदर से गोल्डन ब्लड एसेंस को भी निकालना है। किन उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ पहला है, अभी 49 और बाकी है। और फिर साथ ही किन वहाँ से ऊपर की तरफ जंप करता है और बाकी के किंग लेवल के मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे हैं। तो इस बार किन का सामना एक बड़े से एप मॉन्स्टर के साथ होता है। किन कहता है यहाँ पर 3 किंग लेवल के मॉन्स्टर्स हैं जो कि एक साथ हैं, चलो पहले इन तीनों को मारते हैं। तो सबसे पहले किन अपने भाले के साथ एप मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन किन जैसे उसके ऊपर अपने भाले से अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है उसी वक्त उसके इर्द गिर्द एक बबल सा बन जाता है। उस बबल के अंदर ट्रैप हो जाता है। किन कहता है यहाँ पर तो एक और मॉन्स्टर है जो कि एबिलिटी को यूज कर रहा है। तो ग्राउंड के नीचे से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकल आता है, वो भी एक किंग लेवल का मॉन्स्टर होता है। किंग कहता है मुझे यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर 3 दिखाई दे रहे थे, यहाँ पर 3 नहीं बल्कि 4 है। किंग कहता है अगर यहाँ पर 3 हो 4 हो या फिर 5 ही क्यों ना हो, लेकिन ये सभी मुझे रोकने के लिए काफी नहीं है। वह किन वहीं पर अपने भाले को घुमाते हुए अपने इर्द गिर्द जो बबल होता है उसके ट्रैप से अपने आप को बाहर निकाल लेता है। किन उस मॉन्स्टर से कहता है तुम्हें कैसे लगा कि तुम अपने इस छोटे से स्ट्रिक के साथ मुझे यहाँ पर कैद कर सकते हो। उसके सामने जो मॉन्स्टर होता है उसके 4 बाजू होते हैं, वो अपने चारों बाजुओं के साथ किन के ऊपर अटैक करता है। तो किन जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। फिर साथ ही उसके सर में एक जबरदस्त पंच मारता है और उसे पंच मारने के बाद पीछे की तरफ हट जाता है। उसी वक्त वो एप मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और किन को एक जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन किन उसके पंच को भी अवॉइड करते हुए ऊपर की तरफ जंप कर जाता है और पीछे वाली साइड से अपने भाले को उसके सर के अंदर दंसा देता है और कहता है लो मैंने एक और को मार दिया। और उनमें से तीसरा स्नेक मॉन्स्टर वो पीछे की तरफ भागना शुरू कर देता है। किन उसे कहता है यहाँ से कोई भी बचकर नहीं भाग सकता और वो बड़ी स्पीड से उसके पीछे जाता है उस स्नेक मॉन्स्टर को मारने के लिए और बड़ी स्पीड से वहां पर जाकर अपने भाले को उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है और कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है, मैं जितने चाहे किंग लेवल के मॉन्स्टर्स को मारकर अपनी फ्लावी की डायमेंशनल स्पेस में रख सकता हूँ। किन वहाँ पर जिन किंग लेवल के मॉन्स्टर्स को मारा है उन सभी को फ्लावी की डायमेंशनल स्पेस में रख लेता है। फिर किन दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ पर अभी भी एंजना उनके ऊपर अटैक आ रही होती है, जिसकी वजह से बैटलफील्ड के ऊपर काफी सारे धमाके हो रही होती है। किन कहता है इससे पहले कि जो धमाकों के साथ इनकी बॉडीज को उड़ा दे और साथ ही 20 मास्टर यहाँ पर अपीयर हो, मुझे उससे पहले और भी किंग लेवल के मॉन्स्टर्स को मारना होगा। तो किन फिर से अपने पंख निकालकर बैटलफील्ड में आगे की तरफ चला जाता है। ही किंग कहता है ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। डाइयू से कहती है मैंने सुना था कि ये फाइट के स्टार्ट होने से पहले काफी ज्यादा जख्मी हो गया था, इतना ज्यादा जख्मी था कि ये मरने वाला था, लेकिन जहाँ देखो तो सही ये फिर से यहाँ पर मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। तो यहाँ पर एरोनियंस भी मॉन्स्टर से फाइट करते हुए कहते हैं जहाँ पर दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम उन्हें सारा क्रेडिट लेने नहीं दे सकते, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करो कि कुछ क्रेडिट हमें भी मिल सके। तो वो एरोनियंस भी इन मॉन्स्टर्स के साथ अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं। सिटी लॉर्ड ऑरवेल कहते हैं हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड हमें भी और देर तक रोका रख सकती है, यानी कि हमारे सिटी को और ज्यादा बचाकर रख सकती है, ताकि हमारे सारे वॉरियर्स उन मॉन्स्टर के साथ वहाँ पर बाहर फाइट कर रहे हैं उन्हें काफी ज्यादा टाइम मिल जाएगा। ब्लैक रॉक सिटी के सिटी लॉर्ड उसे कहते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि इस बार जो मॉन्स्टर्स यहाँ पर आए हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो सारे मिस्टी फॉरेस्ट के बीस्ट है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो साथ ही बीस्ट मास्टर भी यहाँ पर अपीयर हो चुका है, तो वो लोग बीस्ट मास्टर की तरफ भी दिखाते हैं एक बड़ा सा एप मॉन्स्टर, वो ही बीस्ट मास्टर है जो कि इन सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। किंग और डेड किंग भी वहीं पर दूर खड़े ये सब कुछ देख रही होती है। किंग कहता है तो फाइनली बीस्ट मास्टर को खुद ही अपीयर होना पड़ा। डेड किंग सोच रहा होता है ये तो और भी ज्यादा अच्छा है, वहाँ पर जाकर बहुत सारे इंसानों को मारेगा और मेरी आर्मी बढ़ती जाएगी। तो बीस्ट मास्टर जैसे वहाँ पर अपीयर होता है वो वहाँ पर एक जबरदस्त दहाड़ लगाता है जिससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है। क्योंकि वो बीस्ट मास्टर है और सभी को कंट्रोल कर सकता है, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, किंग लेवल के मॉन्स्टर से भी वो ज्यादा पावरफुल है। किंग भी उसकी धाड़
सुनने के बाद कहता है ये तो वाकई में एक बीस्ट मास्टर है, जबकि यहाँ पर जितने भी किंग लेवल के मॉन्स्टर्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बीस्ट मास्टर के सामने वो कुछ भी नहीं है। इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम है। बीस्ट मास्टर जब वहाँ पर धाड़ लगाता है तो उनकी दीवार के अंदर भी क्रैक्स पड़ जाती है, जबकि वो सारे एरोनियंस अपने कानों पे हाथ रखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं नहीं, हम लोग नहीं जीत सकते, हम लोग इस फाइट को हार चुके हैं। कैप्टन लूथाई आगे बढ़ता है और अपने सोल्जर साथी के मुंह पर जबरदस्त थप्पड़ मारता है और उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, हम लोग अपने घर को बचाएंगे, ये हमारा सिटी है, हमें इस वार को जीतना होगा। चलो जल्दी से फिर से उठकर खड़े हो जाओ और इन मॉन्स्टर्स का सामना करो। हम लोग इतने डरपोक कैसे हो सकते हैं कि अपने होमलैंड को इन मॉन्स्टर्स के हाथों डिस्ट्रॉय करवा ले। हमें इन सभी को यहीं पर रोकना होगा ताकि अपने प्यारों की जान बचाई जा सके। तो साथ ही वो उन सभी से कहता है चलो जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ और उनके ऊपर अटैक करो। तो वो सभी लोग फिर से बीस्ट मास्टर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। किन कहता है तो ये लोग फिर से इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो वो सामने की तरफ से अपनी लेजर कैनन के साथ बीस्ट मास्टर के ऊपर अटैक करते हैं, तो वहाँ पर जबरदस्त धमाके होते हैं। किन कहता है तो क्या ये लेजर कैनन बीस्ट मास्टर को नुकसान पहुंचा सकती है या नहीं, लेकिन बीस्ट मास्टर की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर उन सारी लेजर कैनन का जरा सा भी असर नहीं होता। कैप्टन लूथाई कहते हैं उसके ऊपर हमारी लेजर कैनन का असर नहीं हुआ, लेकिन हमें हार नहीं मानी, चलो फिर से उसके ऊपर अटैक करो। और वो फिर से अपनी लेजर कैनन को लोड करते हैं और फिर से उसके ऊपर अटैक करते हैं। बीस्ट मास्टर फिर से वहीं पर खड़े खड़े एक जोरदार धाड़ लगाता है और फिर साथ ही वो बड़ी स्पीड के साथ भागता हुआ उनकी शील्ड के साथ आकर टकराता है। कैप्टन लूथाई अपने लोगों से कहता है चलो जल्दी करो, जितने भी बूढ़े और बच्चे हैं उन सभी को शेल्टर में ले जाओ, क्योंकि बहुत ही जल्दी पूरे का पूरा सिटी हिलने वाला है। ब्लैक रॉक सिटी लॉर्ड कहते हैं अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारी शील्ड 1 से 2 और अटैक्स को ही बर्दाश्त कर पाएगी, क्योंकि ये बीस्ट मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर ये बार बार हमारी इस शील्ड के साथ टकराया तो शील्ड टूट जाएगी। लॉर्ड ऑरवेल कहते हैं हमारे ऑर्डिनरी अटैक्स इसके सामने बेकार हो चुकी है। इसलिए सिटी लॉर्ड उनसे कहते हैं तो फिर लॉर्ड एंजेना से कहते हैं कि ब्लैक पैलेस की फुल स्ट्रेंथ को यूज करे। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 149 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एंड ऑफ वर्ल्ड की एपिसोड 150 के साथ हाजिर हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बीस्ट मास्टर खुद बैटलफील्ड पर अपीयर हो चुका है और वो उनकी शील्ड के साथ आकर टकरा रहा है ताकि उनकी शील्ड को तोड़कर ब्लैक हेलमेट सिटी के अंदर आया जा सके। यहीं पर सिटी लॉर्ड्स फैसला करते हैं कि लॉर्ड एंजेना से कहते हैं कि वो ब्लैक पैलेस को डिस्पैच करे। यहाँ पर ब्लैक पैलेस की पावर्स को यूज किया जाने वाला है। ब्लैक पैलेस खुद ही एक वेपन है। ब्लैक पैलेस को डिस्पैच करने का मतलब ये है कि उसके मीनार जो होती है उनके अंदर से लेजर कैनन शूट होती है। जैसे उसके अंदर से लेजर कैनन शूट होती है तो वो सीधा अटैक जाकर बीस्ट मास्टर के कंधे पर होता है और बीस्ट मास्टर पीछे की तरफ हट जाता है। वो लोग कहते हैं हमारे अटैक्स काम कर रहे हैं, ब्लैक पैलेस तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जबकि किन कहता है ब्लैक पैलेस के इस अटैक से बीस्ट मास्टर को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ब्लैक पैलेस की हालत पहले से काफी खराब है। उसने शील्ड को बनाए रखने में अपनी काफी सारी एनर्जी को कंज्यूम किया है। इसी वजह से मुझे लगता है कि बीस्ट मास्टर के ऊपर इसके अटैक का ज्यादा असर नहीं होगा। सिटी लॉर्ड ऑरवेल कहते हैं हमारे लास्ट फाइट के दौरान हमने ब्लैक पैलेस को यूज किया था, जिसकी वजह से की एनर्जी काफी ज्यादा कंज्यूम हो चुकी है और इसके पास बहुत ही कम एनर्जी बची है। हम लोग सिर्फ बेसिक अटैक्स के साथ ही मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर सकते हैं। ब्लैक रॉक सिटी लॉर्ड कहते हैं अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लैक पैलेस के ऊपर भरोसा करने के अलावा अब हमारे पास और कोई भी चांस नहीं बचा, वरना हम सभी लोग आज यहाँ पर मारे जाएंगे। हमें लॉर्ड एंजेना के ऊपर पूरा भरोसा है। तो उसी वक्त ब्लैक पैलेस हिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्लैक पैलेस अब हवा में उड़ने वाला है। ब्लैक पैलेस एक पूरे के पूरा फोर्ट्रेस की तरह है जिसके ऊपर गन्स लगी हुई है। वो हवा में उड़ते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है और वहीं से उसके दोनों मीनारों के अंदर से 2 लेजर बीम्स निकलती है और उस बीस्ट मास्टर के दोनों कंधों के ऊपर अटैक होता है। इस मास्टर इससे जख्मी तो होता है, लेकिन उसके ऊपर इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। एंजेना भी कहती है इतना काफी नहीं है और वो वहीं पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए एनर्जी से बना हुआ एक बड़ा सा जायंट बना लेती है और इस बड़े से जायंट को उस बीस्ट मास्टर के साथ भिड़ाने वाली है। वो अपने बड़े से जायंट को नीचे भेजती है और वो बीस्ट मास्टर को जाकर पंच मारता है। बीस्ट मास्टर भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि ब्लैक पैलेस इस तरह की पावर्स को भी यूज कर सकता है। तो एंजेना का एनर्जी से बना हुआ वो वाला बंदा जैसे ही अपने पंच को रेडी करके इस मास्टर के चेहरे पर मारने लगता है, उसी वक्त उसके सामने एक पोर्टल ओपन होता है। उसके साथ उसका पंच वहीं पर ब्लॉक हो जाता है और बीस्ट किंग नीचे की तरफ गिर जाता है और कहता है क्या मैं उसके पंच से मर गया हूँ। लेकिन जैसे वो सामने की तरफ देखता है डेड किंग ने वहाँ पर आकर अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए ब्लैक पैलेस की उस पंच
लांच को रोक लिया होता है और बीस्ट मास्टर को बचा लिया होता है। डेड किंग भी कहता है मुझे लगता है कि ब्लैक पैलेस के पास अब पहले वाली पावर्स नहीं बची। अगर इसके पास पहले वाली पावर्स होती तो इसने मेरी इस शील्ड को यहाँ पर तोड़ दिया होता, लेकिन लगता है कि इसकी एनर्जी काफी ज्यादा कम रह चुकी है। लगता है कि ब्लैक पैलेस को डिस्ट्रॉय करने का सारा क्रेडिट अब मुझे मिलने वाला है, क्योंकि इस ब्लैक पैलेस को मैं ही डिस्ट्रॉय करूंगा। जबकि केन दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। केन कहता है मुझे अभी अभी कुछ बहुत ही फेमिलियर सी ब्रेथ महसूस हो रही है। लगता है कि ये डेड किंग है, लेकिन डेड किंग अभी तक जिंदा कैसे हो सकता है? मैंने तो इसको मारकर इसके उस रैली को निकाल लिया था, इससे इसको इमोर्टैलिटी की पावर मिल रही थी। उसी वक्त सिटी की दीवार की तरफ भी दिखाते हैं, क्योंकि ब्लैक पैलेस अब यहाँ पर खुद फाइट में एंटर हो चुका है। इसी वजह से वो दोनों तरफ काम नहीं कर सकता। एक तरफ वो अटैक कर रहा है और दूसरी तरफ वो अपनी शील्ड को बरकरार नहीं रख सकता। तो वहाँ पर जो पावरफुल मॉन्स्टर्स होते हैं वो दीवार के ऊपर क्रैक्स डालना शुरू करते हैं। उन्हीं में से एक 5th लेवल का मॉन्स्टर होता है जो कि उस दीवार को तोड़ते हुए अंदर की तरफ घुस आता है। उसके पीछे पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर्स अंदर आना शुरू हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं सिटी की दीवार टूट चुकी है और मॉन्स्टर्स अंदर आ चुके हैं, यानी कि हमारी शील्ड टूट गई है। किन कहता है अब सिचुएशन बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, जो हिटोमी को यहाँ से लेकर निकलना होगा। हिटोमी वहाँ पर नीचे होती है और वो मॉन्स्टर्स उसके ऊपर अटैक करते हैं। एक मॉन्स्टर अपनी पूंछ के साथ हिटोमी के ऊपर अटैक करता है तो वो बेचारी जख्मी होकर नीचे गिर जाती है, और जैसे वो दोबारा से उसके ऊपर अपनी पूंछ से अटैक करने लगता है, हिटोमी अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है लगता है मैं अपनी यहाँ पर मरने वाली हूँ। उसी वक्त किन वहाँ पर आता है और उस मॉन्स्टर को मारकर हिटोमी को बचा लेता है और कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम इस मॉन्स्टर के हाथों यहाँ पर इतनी आसानी से मर सकती हो? चलो जल्दी से उठो, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। टॉमी उसे कहती है यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और इतने सारे मॉन्स्टर्स का सामना मैं अकेले नहीं कर सकती। केन उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और उनके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और ये सारे किंग लेवल के मॉन्स्टर्स हैं। केन टॉमी से कहता है चलो जल्दी से यहाँ से सेफ्टी में चली जाओ, बाद में मैं ढूंढ लूंगा और फिर हम दोनों यहाँ से निकलते हैं। पहले मैं इन किंग लेवल के मॉन्स्टर्स को मार लूं। केन ब्लैक पैलेस की तरफ देखता है और कहता है ब्लैक पैलेस पहले से ज्यादा पावरफुल अटैक्स को यूज कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ब्लैक पैलेस की एनर्जी बहुत ही स्पीड के साथ कंज्यूम हो रही है। सिटी लॉर्ड्स भी अंदर खड़े ये सब कुछ सोच रही होती है। वो लोग कहते हैं अगर इसी तरह चलता रहा तो ब्लैक पैलेस बहुत ही जल्दी हार जाएगा, हम लोग इस फाइट को नहीं जीत पाएंगे और अपने ब्लैक पैलेस को भी खो देंगे। हमें जल्दी से जल्दी कुछ तो ऐसा करना होगा कि ये सारे मॉन्स्टर्स खुद ही पीछे की तरफ हट जाएं। तो उनमें से एक सिटी लॉर्ड आगे बढ़ता है और उनसे कहता है जल्दी से एक सोर्स क्रिस्टल मुझे दे दो, मैं उस सोर्स क्रिस्टल को यूज करते हुए लॉर्ड एंजेना की हेल्प करूंगा। ब्लैक रॉक सिटी लॉर्ड उसे कहता है वह सच है कि उस सोर्स क्रिस्टल से तुम्हें बहुत ज्यादा पावर मिलेगी, लेकिन वो तुम्हारी लाइफ को कंज्यूम करता है, तुम वाकई में ऐसा करना चाहते हो? लॉर्ड ऑरवेल कहते हैं हमें इसे वो क्रिस्टल देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त सिचुएशन अपनी जान बचाने की नहीं है, हमें यहाँ पर पूरे सिटी को बचाना है, तो इसके लिए कुछ सैक्रिफाइसेस तो देने पड़ेंगे। तो वो अपने पास से सोर्स क्रिस्टल को निकाल लाते हैं और आकर उस बंदे को दे देते हैं, उस सिटी लॉर्ड को। सिटी लॉर्ड उस सोर्स क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ता है और उसको यूज करते हुए अपनी पावर्स को इनहेंस करता है। बीस्ट मास्टर फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और सिटी में तबाही मचा रहा होता है, जबकि उसी वक्त सिटी लॉर्ड की तरफ दिखाते हैं जिसने उस सोर्स क्रिस्टल की पावर को एब्जॉर्ब किया है। सोर्स क्रिस्टल की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक कलर का हल्क बन चुका है और वो जंप करते हुए बीस्ट मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों का साइज भी एक जितना हो चुका है, वो दोनों एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट करते हैं। डेड किंग कहता है लगता है कि अब इनके पास और ज्यादा वॉरियर्स नहीं बचे और न ही ब्लैक पैलेस के पास ज्यादा एनर्जी बची है, इसी वजह से तो उन्होंने यहाँ पर अपने ही सिटी लॉर्ड को उस क्रिस्टल देकर फाइट करने के लिए भेज दिया। अब हम लोग बहुत ही जल्दी इस फाइट को जीतने वाले हैं और वो ब्लैक पैलेस के ऊपर और भी ज्यादा अटैक्स करता है। तो वहीं पर ब्लैक रॉक सिटी का सिटी लॉर्ड भी बाहर निकल आता है और कहता है तो अब हम सभी को यहाँ पर मिलकर फाइट करना होगी, हमें इन मॉन्स्टर्स को पीछे रखना होगा ताकि हम लोग यहाँ पर औरतों और बच्चों को निकाल सके। वक्त उसके सामने वो सांप आ जाता है। ये सांप भी दोबारा से लेवल अप करने के बाद अब एक किंग लेवल का बीस्ट बन चुका है। वो सांप सिटी लॉर्ड के ऊपर अटैक करता है। सिटी लॉर्ड को वहाँ पर देखने के बाद वो स्नेक किंग उसे कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैं अजूरे स्नेक किंग अभी लेवल अप होने के बाद किंग लेवल पर पहुंचा हूँ और मेरा नाश्ता मेरे सामने खड़ा है। अजूरे स्नेक किंग कहता है तो पहले यहाँ पर मैं तुम्हें खाऊंगा और तुम्हें खाने के बाद मैं उस लड़के को ढूंढूंगा, मैं उस लड़के को नहीं छोड़ूंगा, उसे भी खा जाऊंगा। सिटी लॉर्ड कहता है लगता है कि ये वाला बीस्ट अभी अभी किंग लेवल का बीस्ट बना है, इसने अभी अभी लेवल अप किया है, तो इसको हराना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं हो सकता। तो सिटी लॉर्ड भी जल्दी से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि अजूरे स्नेक किंग अपने मुंह के अंदर एनर्जी ऑफ क्रिएट करता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। किन को फिर से महसूस होता है। किन कहता है यहाँ पर मुझे एक और फैमिलियर ब्रेथ महसूस हो रही है, ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई और मेरा जानने वाला मौजूद है। किन कहता है मुझे इस सब के बारे में परेशान होने की जरूरत
जरूरत नहीं है। पहले मैं इन सारे म्यूटेंट बीस्ट को मारकर अपनी डायमेंशनल स्पेस में रख लूं। उसके बाद मैं हिटोमी के पास जाऊंगा और यहाँ से निकलेंगे। फिर किन पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है हिटोमी इसी तरफ भागकर गई थी, मुझे भी इसी तरफ जाना चाहिए। किंग किन सामने की तरफ देखता है, जहाँ पर पहले पेड़ नहीं थे वहाँ पर अब काफी सारे पेड़ हैं। किंग कहता है अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फॉरेस्ट कहाँ से आ गया, यहाँ पर पहले ये जंगल नहीं था। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन उस फॉरेस्ट के दूसरी तरफ का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दूसरा किंग है। दूसरे किंग की स्पेशल एबिलिटी पेड़ों को यूज करना है। उसने हिटोमी और दूसरी दुनिया के वार गार्ड्स में से काफी सारे लोगों को अपनी बेलू में बांध रखा होता है। किंग अपनी चेयर के ऊपर बैठा होता है। उसी वक्त एक बंदा उसे कहता है योर हाइनेस, वो लड़का यहाँ पर आ रहा है। तो किंग जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और हिटोमी के ककून को अपने पास ले आता है और हिटोमी से कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो लड़का जिसने यहाँ पर मेरे बहुत सारे एलिट मॉन्स्टर्स को बड़ी आसानी से मार दिया, उसे तुम्हारी इतनी फिक्र है कि वो मेरे सामने अपने हथियार डाल देगा। हिटोमी उसे कहती है मुझे इसके बारे में कैसे पता हो सकता है। किंग उसे कहता है पर मुझे लगता है कि उसे तुम्हारी बहुत ज्यादा परवाह है और वो मेरे सामने घुटने टेक देगा। तो वहीं पर साइड से किंग भी निकल कर आ जाता है। किंग उसे कहता है तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुमने मेरे बहुत सारे अनडेड्स को मार डाला, अपने बहुत सारे साथियों को मारा है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका देता हूँ, मेरे सामने हार मान जाओ, मेरे एक साथी बन जाओ, यानी कि एक अनडेड बनकर मेरे गुलाम बन जाओ, तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और इस लड़की को भी। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड को एक अनडेड ज़ोंबी बना दूंगा। साथ ही वो अपने पंजे को आगे की तरफ बढ़ाता है क्योंकि उसके नाखून के अंदर उसका वायरस है। वो अपने नाखून को हिटोमी के गाल के ऊपर लगाता है, की वजह से उसका पॉइजन हिटोमी की बॉडी के अंदर फैल जाता है। किन से कहता है मेरी बॉडी के अंदर जो वायरस है वो एक पॉइजन की तरह है, वो इसकी बॉडी के अंदर फैलता जाएगा। ये यहाँ पर अपनी टाइम एबिलिटी को यूज करते हुए इस पॉइजन के फैलने को स्लो तो कर सकती है लेकिन इसको स्टॉप नहीं कर सकती। जब इसकी टाइम एबिलिटी इसका साथ छोड़ देगी, क्योंकि इसकी टाइम एबिलिटी की भी एक लिमिट है, ये एक माइंडलेस ज़ोंबी बन जाएगी, तब तुम क्या करोगे। उसके साथी भी उसे कहती है अगर तुम यहाँ पर हमारे किंग की बात मान लेती हो और इसका साथी बनने को तैयार हो जाती हो तो हम तुम्हारी इस लड़की को बचा सकते हैं। हम इसे एक माइंडलेस ज़ोंबी बनने की बजाय यहाँ पर इतने सारे एनर्जी क्रिस्टल्स खिलाएंगे कि ये एक अनडेड बन जाए बिल्कुल हमारी तरह। किंग चिल्लाकर उसे कहता है ऐसा मत करो, रुक जाओ। किंग उसे कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें कुछ छोड़ दिखाता हूँ, और वो अपने हाथ को टॉमी की बॉडी के अंदर दंसा देता है और उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। तो हिटोमी यहाँ पर किन से कहती है किंजू प्लीज मुझे छोड़कर चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, तो वैसे भी अब मरने वाली हूँ। लेकिन किन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हिटोमी के साथ इस तरह करने की। किंग हंसते हुए उससे कहता है अगर तुम्हें ये लड़की चाहिए तो ये तुम्हारी है, ले लो, और साथ ही वो उसके ककून को सामने की तरफ धक्का दे देता है। तो किंग जल्दी से उसे कैच करता है। उसी के साथ ही किंग अपनी पावर्स को यूज करते हुए किन के ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर हवा में एक जबरदस्त धमाका होता है लेकिन किन हिटोमी को कैच करके साइड पर जंप करते हुए नीचे उतर आता है। किंग किन से कहता है अब जबकि इसकी बॉडी के अंदर मेरा वायरस है और इसकी बॉडी के अंदर मैंने अपना हाथ डालकर इसको जख्मी कर दिया है, तो तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो इसे एक ज़ोंबी बनने के बाद अपने हाथों से मार डालो, या फिर इसको इतनी ज्यादा इवॉल्वर्स एनर्जी खिला दो ताकि ये हमारी तरह एक अनडेड बन जाए। इसके बाद अनडेड बनने के बाद ये मेरे क्लैन की एक मेंबर बन जाएगी। हिटोमी किन से कहती है क्या तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा उदास हो। किन उसे वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।